मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 51 विश्व आत्मा कंपास। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर विश्व आत्मा कंपास पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 51 विश्व आत्मा कंपास। वर्तमान सू मेई ने गुलाबी रंग का चोंगसिम पहना हुआ था और उसके काले काले लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके सिर के ऊपर एक बड़ा धनुष भी था। उसके प्यारे चेहरे के साथ उसके कपड़े वास्तव में ताजा, साफ, परिष्कृत थे और यह आंखों के लिए एक दावत थी। यह क्या है डार्लिंग? इतने कम समय के लिए अलग रहने के बाद तुम पहले से ही मेरे बारे में सोच रही हो। सू मेई को इस तरह के कपड़े पहने देखकर चू फैंग उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अगर तुमने मुझे फिर से डार्लिंग कहा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। सू मेई ने अपने दांत पीस लिए और उसका प्यारा चेहरा तुरंत उग्र हो गया। लेकिन चू फैंग ने जो देखा उससे सू मेई जो उस तरह थी वह और भी प्यारी थी, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे तुम्हें डार्लिंग कहने की अनुमति क्यों नहीं देती? मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। कमीने। सू मेई के बर्फ जैसे सफेद हाथों ने चू फैंग की बांह पकड़ ली। उसकी 2 उंगलियां चिमटे की तरह थी और वे अचानक आपस में उलझ गईं। चू फेक का चेहरा तुरंत मुड़ गया, उसका मुंह खुल गया, फिर एक चीख निकली जो भूतों के विलाप और भेड़ियों के रोने जैसी थी जो मधुशाला में गूंज उठी। आह! कुछ ही देर बाद वे दोनों प्राचीन शहर की सड़क पर दिखाई दिए। तो पता चला कि यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ जमा हो गए थे। कुछ लोगों ने व्यापार का मौका देखा और कब्र की खबर का इंतजार करते हुए अजीबोगरीब लेकिन कीमती खजाने निकाल कर बेच दिए। जब सू मेई को इस बारे में पता चला तो उत्सुकतावश जो अच्छा समय बिताना चाहती थी, उसने चू फैंग को खींच लिया और उसके पास आ गई। इस समय वे दोनों प्राचीन सड़कों पर थे। चू फैंग जैसा मूर्ख लड़का सू मेई जैसी सुंदरता का पीछा कर रहा था और इसने प्रशंसा और ईर्ष्या की कई निगाहों को आकर्षित किया। लेकिन यह स्पष्ट था कि चू फैंग को नहीं पता था कि वह भाग्यशाली था जब वह भाग्यशाली था। अपनी बांह पर हरे रंग के टुकड़े को देखते हुए चू फैंग ने शिकायत के साथ कहा, लानत है लड़की, तुम बहुत भयंकर हो। यह अब हरा है। हम देखते हैं कि अब तुम मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करते हो या नहीं। सू मेई ने अपने होठों को मोड़ लिया क्योंकि वह खुश थी और अपने दिल की गहराई से वह खुशी से हर जगह देख रही थी। बात करते हुए उसने चू फैंग के हाथों को पकड़ लिया और एक सड़क के स्टॉल की ओर भाग गई। उस स्ट्रीट स्टॉल पर प्रदर्शित सभी सामान लड़कियों के लिए आभूषण थे। सामग्री बहुत अनोखी थी और हर रंग जो वहां होना चाहिए था वहां था। सू मेई इस पर बहुत आकर्षित हुई और वह स्टॉल के सामने घुटनों के बल बैठ गई और फिर गंभीरता से उन्हें चुनना शुरू कर दिया। जिस बूढ़ी महिला ने स्टॉल खोला था वह बेहद खुश थी और उसने सू मेई को वास्तव में आइटम पेश करना शुरू कर दिया। उस महिला की दुष्ट मुस्कान और चेहरे को देखते हुए चू फैंग ने उसका मूल्यांकन किया। चालाक व्यवसाय महिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह उब गया तो चू फैंग ने अपनी नजर एक तरफ घुमाई और उसने देखा कि पास में एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। वह बूढ़ा आदमी बहुत गंदा था। किसी को नहीं पता था कि उसके बाल कितने दिनों से धुले हुए थे और वे गुच्छों में चिपके हुए थे। उसके चेहरे पर गंदगी लगी हुई थी, उसके कपड़ों पर जगह जगह दाग थे और दागों के भीतर और भी दाग थे। वह एक कपड़े का थैला लेकर जा रहा था और उसके अंदर कोई अनजानी चीज उभरी हुई थी। उसकी पैंट का एक पैर लंबा था, दूसरा छोटा। उसने एक जोड़ी टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, जिसके आगे के हिस्से से उसके पैर की उंगलियां दिख रही थी जबकि पीछे के हिस्से से उसकी एड़ी दिख रही थी। उसका स्टॉल दूसरे लोगों की तरह नहीं था जो हर जगह विज्ञापन कर रहे थे, बल्कि वह वहां एक पैर दूसरे पर रखकर लेटा हुआ था और वह किसी आलसी की तरह था। उसने इधर उधर घूम रहे ग्राहकों की तरफ भी नहीं देखा। हालांकि बूढ़ा आदमी संपत्ति नहीं बेच रहा था, लेकिन उसके सामने किताबों के ढेर ने चू फैंग का ध्यान आकर्षित किया। असल में ऊपरी तौर पर किताबें कुछ खास नहीं लग रही थी। वे टूटी हुई, जर्जर, घिसी पिटी थी और उन पर धूल की एक परत भी जमी हुई थी। आप ये भी नहीं बता सकते थे कि किताब का नाम क्या था। लेकिन चू फैंग, जिसके पास आत्मिक शक्ति थी, उसने पाया कि पुस्तकों के ढेर में से एक पुस्तक में अजीब उतार चढ़ाव था। बूढ़े आदमी, आप ये किताबें कैसे बेच रहे हैं? चू फैंग ने पास जाकर पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसने चू फैंग की ओर एक आकृति बढ़ाई जिसमें एक दिखाया गया था। एक तांबे का सिक्का। चू फैंग ने कोशिश की। हाँ,
क्या एक तांबे का सिक्का एक भिखारी के भोजन के लिए भी पर्याप्त है? चू फैंग की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी एक झटके से उठ बैठा और गुस्से में था। बूढ़े आदमी, तो तुम्हें एक ताइल चांदी चाहिए। हालांकि चू फैंग ऊपर से विनम्र था, लेकिन वह अपने दिल में कोस रहा था, तुम्हारी शक्ल सूरत के साथ, अगर तुम ये भी कहो कि तुम भिखारी हो तो तुम भिखारियों का अपमान कर रहे हो। एक आध्यात्मिक मन का और आप सब कुछ ले सकते हैं। बूढ़े आदमी ने ये शब्द बहुत स्पष्ट रूप से कहे। अरे, इसे चुरा क्यों नहीं लेते? तुम इन टूटी किताबों के लिए इतना चार्ज करते हो। उस पल चू फैंग को भी गुस्सा आ गया, लेकिन बूढ़े आदमी को कोई आपत्ति नहीं थी। वह फिर से जमीन पर लेट गया और एक वाक्य बोला, इसे ले लो या छोड़ दो। उसके बाद उसने खुद से कहा, मेरी किताबें मेरे पूर्वजों से विरासत में मिली हैं। उनमें से कुछ में कुछ खजाना जरूर होगा, लेकिन आम लोग उनमें अंतर नहीं देख पाते। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि दिन सहन करना मुश्किल होता, तो मैं इन किताबों को कभी बिक्री के लिए नहीं ले जाता। पूर्वज, तुम बहुत हास्यास्पद हो। तुम्हारा पूर्वज कौन है? ठीक उसी समय सु मेई भी वहां आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे पूर्वज एक बहुत ही अच्छी जगह से आए थे। वह एक विश्व अध्यात्मवादी हैं। बूढ़े आदमी ने गर्व से कहा। विश्व अध्यात्मवादी? क्या शेखी बघार रहा है? सु मेई को स्पष्टतः उस पर विश्वास नहीं हुआ। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं? अंत में कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वह क्या कर रहा है, इसे खरीदेगा। बोलते बोलते उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर चू फैंग का दिल दहल गया। अगर उसने जो कहा वह सच था, तो चू फैंग को जो महसूस हुआ वह संभवतः एक विश्व प्रेतवादी का अवशेष होगा। सु मेई, क्या तुम्हारे पास आध्यात्मिक मन का है? मुझे एक उधार दो। चू फैंग ने अपने दांत काटे और सु मेई से कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में इस बूढ़े आदमी द्वारा धोखा दिए जाओगे? ये देखकर सु मेई थोड़ा अनिच्छुक थी। अगर आपके पास एक है, तो कृपया मुझे उधार दे दो। चू फैंग ने अपना हाथ सु मेई की ओर बढ़ाया। तुम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ कभी नहीं देखा। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी सु मेई ने अपनी कमर के पसमे से एक आध्यात्मिक मन का निकाला और चू फैंग को दे दिया। धन्यवाद। चू फैंग ने आध्यात्मिक मन का लिया और उससे बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी, मैं आपकी किताबें खरीदूंगा। वाह, ये वास्तव में आध्यात्मिक मन का है। आप बहुत अमीर युवती हैं। बूढ़े व्यक्ति ने आध्यात्मिक मन का पकड़ लिया और ध्यान से उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अपने बाएं हाथ से मनके पर काफी देर तक दस्तक देने के बाद उसने प्यार से उसे गले लगा लिया। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है कि आपने आध्यात्मिक मन का देखा है। उत्साहित बूढ़े आदमी को देखकर सु मेई बहुत नाखुश हुई। उधर चू फैंग ने कुछ नहीं कहा। उसने दर्जनों किताबों को सड़क पर बिकने वाले कपड़े में लपेटा और अपने कंधे पर रख लिया। हे छोटे भाई, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। तुम्हारी प्रशंसा में मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। लेकिन जैसे ही चू फैंग जाने के लिए तैयार हुआ, उस बूढ़े व्यक्ति ने टूटे हुए कपड़े के थैले से कुछ निकाला। यह एक बैंगनी रंग की डिस्क थी। इस डिस्क को एक खास किस्म की लकड़ी से बनाया गया था। इस पर चारों तरफ उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम लिखा हुआ था। इस पर बाईं और दाईं तरफ जीवन और मृत्यु, सौभाग्य और दुर्भाग्य लिखा हुआ था। लकड़ी की डिस्क के बीच में एक अजीबोगरीब प्रतीक बना हुआ था। यह क्या है? सु मेई ने उसे पकड़ लिया और उत्सुकता से उसका मूल्यांकन किया। हे छोटी महिला, ये चीज काफी दूर से आई है। ये विश्व अध्यात्मवादियों के लिए जरूरी है। ये जीवन और मृत्यु, सौभाग्य और दुर्भाग्य की भविष्यवाणी कर सकता है। इसे विश्व आत्मा कंपास कहा जाता है। बूढ़े आदमी ने कहा, जैसे कि वह इसके बारे में सब कुछ जानता हो। ओह, ये तो अविश्वसनीय है। आप इस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सु मेई ने बारीकी से पूछा। ये विश्व अध्यात्मवादियों के लिए एक चीज है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप दोनों इसे अपने आप अध्ययन करें। आशा है कि आपसे फिर से मुलाकात होगी। बूढ़े आदमी ने अपनी सूखी दाढ़ी को छुआ और आंखें घुमाई, मानो उसे डर हो कि चू फैंग खरीद से पीछे हट जाएगा। फिर वह पलटा और भाग गया। देखो, मुझे पता था कि वह एक ठग है। बूढ़े आदमी के कदमों को देखकर, जो एक उल्कापिंड की तरह थे, सु मेई ने गुस्से से अपने पैर पटक दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 52 गुप्त आत्मा तकनीक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL
मार्शल भगवान असुर, गुप्त आत्मा तकनीक, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 52 गुप्त आत्मा तकनीक। जैसे ही उसने टूटी हुई किताबों को कपड़े के साथ उठाया, चू फैंग खुशी से वापस सराय में लौट आया। वर्तमान सू मेई अब नाराज और नाराज नहीं थी। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वह खुश भी थी। ओई, क्या तुम्हें इन सड़ी किताबों के ढेर में कोई खजाना मिला? कमरे में प्रवेश करने के बाद सू मेई ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अभी तो आप एक्टिंग कर रहे थे। अजीब सू मेई को देखकर चू फैंग को पता चल गया कि वह जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रही थी। उसने स्पष्ट रूप से चू फैंग के इरादों को भांप लिया था। अगर तुमने कुछ नहीं कहा और उसे एक आध्यात्मिक मन का दे दिया, तो वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से कीमत बढ़ा देगा। अगर मैंने तुम्हारा विरोध करने की कोशिश नहीं की, तो तुम इसे इतनी आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये सही है, तुम्हें कौन सा खजाना मिला है? जल्दी करो और मुझे दिखाओ। सू मेई बहुत अधीर थी और उसने चू फैंग के कंधे से किताबें उतार ली। ढेर में पड़ी किताबों में से आखिरकार उसने एक किताब निकाल ली। वह किताब भी धूल से सनी हुई थी, लेकिन यह बाकी किताबों से अलग थी। हालांकि किताब जर्जर थी, फिर भी उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसे देखने से ही ऐसा लगता था कि इसमें कोई अलंकरण नहीं है। चू फैंग के हाथों में, वह महसूस कर सकता था कि किताब की सामग्री खास थी। चू फैंग ने अपने हाथ से किताब को पोंछा और धूल साफ होने के बाद कुछ शब्द दिखाई दिए। गुप्त आत्मा तकनीक। सू मेई ने सीक्रेट स्पिरिट टेक्निक्स को पकड़ लिया। कुछ देर तक उसे विस्तार से साफ करने के बाद वह थोड़ा चौंक कर बोली, अगर ये सीक्रेट स्पिरिट टेक्निक्स असली है, तो आपने काफी मुनाफा कमाया है। हालांकि यह गुप्त आत्मा तकनीक केवल आध्यात्मिक शक्ति वाले लोगों द्वारा ही इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत 1000 आध्यात्मिक मोतियों से कम नहीं है। अजीब बात है, वह बूढ़ा आदमी किताबों के नीचे इतनी अच्छी चीज क्यों छिपाएगा? आह, मुझे पता है, उस बूढ़े आदमी को पढ़ना नहीं आता होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इतना महंगा। सू मेई की बातें सुनकर चू फैंग पहले तो चौंक गया, लेकिन उसके बाद उसे बहुत खुशी हुई। इसका मतलब था कि इस बार उसने बहुत बड़ी डील हासिल की है। लेकिन आइए एक उदाहरण के रूप में एजियो ड्रैगन स्कूल के एक मुख्य शिष्य को लें जिसके पास आत्मा शक्ति है। हालांकि उसके पास आत्मा शक्ति है, लेकिन उसके पास साधना विधियां नहीं है। यदि आप उसे यह गुप्त आत्मा तकनीक बेचते हैं, तो वह और भी अधिक कीमत देगा क्योंकि यह चीज एक अनमोल खजाना है जिसकी बहुत मांग है, फिर भी इसका माल कम है। सू मेई ने कहा जैसे कि उसे खुद पर गर्व हो। हाँ, जब मैं इसका इस्तेमाल खत्म कर लूंगा तो क्या मैं इसे बेचकर बहुत कुछ नहीं कमा लूंगा? चू फैंग बेहद खुश था। 1000 आध्यात्मिक मोती शायद उसे सीधे मूल क्षेत्र में ले जा सकते थे। ये गुप्त पुस्तक आत्मिक शक्ति के लिए कुछ नियंत्रण तकनीकें मात्र हैं, न कि विश्व आत्मवादी के लिए साधना विधियां। यदि आप वास्तव में आत्मा निर्माण की शक्ति को समझ सकते हैं और एक विश्व अध्यात्मवादी बन सकते हैं, तो उस समय कई स्कूल आपको उनके साथ जुड़ने के लिए कहेंगे। स्कूल आपको जो पेशकश देंगे, वह आपको एक वास्तविक अमीर व्यक्ति बनने के लिए पर्याप्त होगी। क्या आप जानते हैं कि एजियो ड्रैगन स्कूल में हमारे विश्व अध्यात्मवादी को कितना मिलता है? कितना? हर महीने उसे एक गहरा मन का मिलता है। एक गहरा मन का 1000 मूल मनकों के बराबर है, और एक मूल मन का 1000 आध्यात्मिक मनकों के बराबर है। इसका मतलब है, हर महीने वह एजियो ड्रैगन स्कूल से 1 मिलियन आध्यात्मिक मन के प्राप्त कर सकता है। सू मेई ने समझाया। हे भगवान, हर महीने 1 मिलियन आध्यात्मिक मोती। यह अविश्वसनीय है। चू फैंग अंतहीन रूप से चकित था। आज उसके लिए एक आध्यात्मिक मोती पहले से ही बेहद कीमती था। उसने 1 मिलियन के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। फिर भी उस विश्व प्रेतवादी ने इसे अनिच्छा से ही स्वीकार किया। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी नजर हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल में हमारे खजानों पर थी, तो वह एजियो ड्रैगन स्कूल में अतिथि एल्डर नहीं होता। खजाने? कौन से खजाने? चू फैंग जिज्ञासा से भर गया। क्या आप आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत में 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान के बारे में जानते हैं? लोगों ने अनुमान लगाया कि उस 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में खजाने हैं, और वह विश्व प्रेतात्मावादी उन खजानों के लिए यहां आया था। सू मेई ने समझाना जारी रखा। तो यह वही जगह है। चू फैंग एक बार फिर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उस अंधेरे और डरावने जंगल में खजाने होंगे। लेकिन कुछ सावधानी से सोचने के बाद वह समझ गया कि आज उसके पास जो आत्मिक शक्ति थी, वह उसके जन्म के साथ नहीं आई थी।
यह उसे 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान से मिली थी, इसलिए उसे लगा कि शायद 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में वाकई खजाने हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? ये कुछ भी नहीं है। चू फेंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वह सू मेई को नहीं बता सकता था कि वह 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में फंस गया था। वहां एक चमकता हुआ बूढ़ा आदमी देखा था, और यहां तक कि उस जगह से उसे आत्मा की शक्ति भी मिली थी, है ना? ये बहुत अपमानजनक था, इसलिए चू फेंग आसानी से अन्य लोगों को नहीं बता सकता था। ठीक है, मैं देख सकता हूं कि आप वास्तव में इस गुप्त आत्मा तकनीक को आजमाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। सू मेई ने गुप्त आत्मा तकनीक चू फैंग को लौटा दी और चू फैंग को देने के लिए अपनी कमर के पस से कुछ भी निकाला। ये लो, मेरे साथ टहलने के लिए बाहर जाने का तुम्हारा इनाम है। इसे देखते हुए चू फैंग ने पाया कि सू मेई की हथेली में एक बोरी जैसी चीज थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह कोई सामान्य बोरी नहीं थी, क्योंकि सामग्री बहुत खास थी और यह सतह पर प्रतीकों से भरी हुई थी। उस वस्तु को देखने के बाद चू फैंग ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली और कहा, एक कॉस्मोस बोरी। कॉस्मोस सैक। हालांकि बोरी का आकार बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें स्वर्ग और पृथ्वी समाहित थे। इसमें बिना किसी अतिरिक्त भार के सभी प्रकार की वस्तुएं रखी जा सकती थी। ये वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए जादुई उपकरण था। लेकिन कॉस्मोस सैक का निर्माण बहुत जटिल था, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग इस्तेमाल कर सकें। चू युवानबा पहले भी एक खरीदना चाहता था, लेकिन अंत में, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा थी, उसने इसे छोड़ दिया। इसलिए चू फैंग के लिए यह एक फिजूल खर्ची वाली चीज थी, फिर भी सू मेई उसे दे रही थी। तुम क्या देख रहे हो? जाओ और खेती करो। सू मेई ने चू फैंग के हाथों में कॉस्मोस सैक रख दिया और जाने के लिए तैयार हो गई। सू मेई, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो? अपने हाथों में कॉस्मोस सैक पकड़े हुए चू फैंग की नजर सू मेई की ओर प्रशंसा से भरी हुई थी। कोई कारण नहीं, बस इतना है कि विंग्स एलायंस के हर सदस्य के पास एक है और सिर्फ आपके पास नहीं है। इसलिए यह आपको खराब स्थिति में जाने से बचाने के लिए है। कुछ दिनों में जब कब्र खुलेगी, तो आप 2 बड़े बैग नहीं ले जा सकते हैं, जैसा कि आपने आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार में किया था, है ना? अगर ऐसा हुआ, तो यह अजीब होगा कि कोई आपको लूट न ले। सू मेई मुस्कुराए और चू फैंग को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अगर तुम नहीं समझे कि क्यों, तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूं। इतना कहकर सू मेई चली गई। धीरे धीरे बंद हो रहे दरवाजे को देखकर चू फैंग के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। कारण चाहे जो भी हो, सू मेई ने वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठे चू फैंग ने अधीरता से गुप्त आत्मा तकनीक खोली। तभी उसे इस बात की पुष्टि हुई कि वे वास्तव में ऐसी तकनीकें थीं जो उपयोगकर्ता को आत्मा शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करती थी। यह आत्मा शक्ति को भटकने और वस्तुओं का बारीकी से निरीक्षण करने की अनुमति दे सकता है। जब तक आत्मा शक्ति काफी मजबूत थी, भले ही कोई अपनी आभा को छिपाए, वह अभी भी उनकी असली ताकत को देख सकता था। जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते थे, वे निराकार आध्यात्मिक शक्ति से प्रतिद्वंद्वी की चेतना को विचलित कर सकते थे। युद्ध में इसके अकल्पनीय उपयोग थे। संक्षेप में, सीक्रेट स्पिरिट टेक्निक्स पुस्तक निश्चित रूप से एक अच्छी चीज थी। चू फैंग के लिए भविष्य में इसका बहुत उपयोग होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 53 प्रतीकों का मानचित्र। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मार्शल भगवान असुर प्रतीकों का मानचित्र, एड्स बाय पब फ्यूचर। MGA अध्याय 53 प्रतीकों का मानचित्र। गुप्त आत्मा तकनीक की साधना विधियों का पालन करते हुए चू फैंग ने अपनी आत्मा शक्ति पर नियंत्रण का प्रशिक्षण शुरू किया। खाने और सोने के अलावा हर दिन और हर पल वह इसका अध्ययन कर रहा था। जैसे जैसे चू फैंग ने लगन से साधना की, अधिक से अधिक लोग प्राचीन शहर में प्रवेश करने लगे। अंत में प्राचीन शहर में भीड़भाड़ हो गई और बहुत से लोग केवल शहर के बाहर ही खड़े हो सकते थे। जैसा कि सू मेई ने भविष्यवाणी की थी, एजियो ड्रैगन स्कूल के लोग भी आए। हालांकि एजियो ड्रैगन स्कूल के लोग हजारों विंड स्कूल से ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे सभी मुख्य बुजुर्ग और मुख्य शिष्य थे। स्कूल के कुलीन लोग। उसके बाद और भी शक्तियां आईं।
प्राचीन शहर वास्तव में वह भूमि बन गया जहां सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। लगभग हर दिन संघर्ष होते थे और स्थिति को देखते हुए चू फैंग को पता था कि जब कब्र खोली जाएगी तो खूनी संघर्ष होगा। बस उस समय चू फैंग खिड़की के पास खड़ा था और सड़क पर हजार पवन विद्यालय के एक बुजुर्ग को देख रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली और उसके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। आत्मिक क्षेत्र का 9वां स्तर। ये हजार पवन विद्यालय का बुजुर्ग बहुत साधारण है। कुछ दिनों की साधना के बाद चू फैंग ने पहले से ही आत्मा शक्ति के नियंत्रण के तरीकों को कुशलता से समझ लिया था। जब तक उसके और प्रतिद्वंद्वी के बीच की शक्ति बहुत बड़ी नहीं थी, चू फैंग उनकी साधना को देख सकता था। अगर मैं इस पर आत्मा शक्ति डालूं, तो क्या मैं इसे सही तरीके से हिला पाऊंगा? खिड़कियां बंद करते हुए चू फैंग ने विश्व आत्मा कंपास को बाहर निकाला। इन दिनों में, जब तक वह उनसे परिचित नहीं हो गया, तब तक आत्मा तकनीकों को पढ़ने के अलावा चू फैंग ने उन अन्य पुस्तकों को भी देखा जो उसे बुरे आदमी से मिली थी। उनमें से कुछ वास्तव में एक विश्व अध्यात्मवादी के नोट्स थे और उस पर विश्व आत्मा कंपास के उपयोग दर्ज थे। चू फैंग को यह भी पता था कि वर्ल्ड स्पिरिट कंपास एक खजाना है। अगर वह वर्ल्ड स्पिरिट कंपास का इस्तेमाल करता तो वह युद्ध में जीने के अवसर का पता लगा सकता था या भूल भुलैया में रास्ता खोज सकता था। सरल शब्दों में कहें तो ये खजाने की खोज करने का एक साधन था। बस चू फैंग ने अपना दिमाग हिलाया और उसके दिमाग से एक निराकार आध्यात्मिक शक्ति की किरण निकली। यह एक अदृश्य छोटे सांप की तरह था जो हवा में इधर उधर भटक रहा था। अंत में यह विश्व आत्मा कंपास में विलीन हो गया। हुश हुश हुश। जिस क्षण आत्मा शक्ति उसमें विलीन हुई, विश्व आत्मा कंपास पर लिखे शब्द मंद मंद चमकने लगे। ये विश्व आत्मा कंपास से निकलकर हवा में तैरने लगा। फिर ये विश्व आत्मा कंपास के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाने लगा। ये वास्तव में एक खजाना है। ये देखकर चू फैंग खुश हो गया। वह जानता था कि यह विश्व आत्मा कंपास असली चीज थी। जब तक वह इसे कब्र में ले जाएगा, तब तक वह निश्चित रूप से इसके लिए अकल्पनीय उपयोग करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार एक गहन क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र में बिना सोचे समझे भी कोई यह जान सकता है कि यह तंत्रों से भरा होगा और हर जगह खतरा होगा। यही कारण था कि सभी प्रकार की शक्तियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को भेजा। चू फैंग के पास विश्व आत्मा कंपास था, इसलिए भले ही उसकी ताकत पर्याप्त न हो, कम से कम उसके पास कुछ अवसर होंगे और वह कब्र में खुद की रक्षा करने में सक्षम होगा। फुसफुसाहट। चू फैंग ने विश्व आत्मा कंपास को कॉस्मोस सैक में भर दिया। बोरी पर लगे प्रतीकों ने घूमकर विश्व आत्मा कंपास को अंदर खींच लिया, जो उससे कई गुना बड़ा था। ये कॉस्मोस सैक की रहस्यमयता भी थी। चू फैंग ने संतोष के साथ अपनी कमर पर बोरी थपथपाई और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसे अपनी छाती पर हजार हड्डियों वाले कब्रिस्तान से आए अजीबोगरीब चिन्ह याद आ गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस बात की जांच करने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस बिंदु पर सोचते हुए चू फैंग ने इसे नजरअंदाज नहीं किया और अपनी आत्मा शक्ति की एक किरण को अपने सीने में प्रतीकों में फेंक दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अजीब प्रतीकों में वास्तव में गति का एक निशान था। यह देखकर चू फैंग तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने मस्तिष्क में मौजूद आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसने लगातार उसे अपनी छाती पर भेजा और उसी क्षण उसकी छाती पर चिपके अजीब प्रतीक उसके कब्जों से होते हुए बाहर तैरने लगे। चू फैंग के सामने यह एक विशाल चित्र बन गया। चू फैंग की अनंत आत्मा शक्ति के बाद प्रतीकों से बना चित्र धीरे धीरे घूमने लगा। हालांकि यह जटिल था, चू फैंग अभी भी बता सकता था कि यह एक नक्शा था। क्या यह संभव है कि हजार हड्डियों वाले कब्रिस्तान में वास्तव में खजाने हो? ये हजार हड्डियों वाले कब्रिस्तान को खोलने का नक्शा होगा। चू फैंग बेहद उत्साहित था। ये कमोबेश यही कहता था कि न केवल अजीब प्रतीक उसके लिए हानिरहित थे, बल्कि यह उसके लिए सौभाग्य की बात भी हो सकती थी। बीजस। लेकिन जैसे ही नक्शा एक आकार में बनने वाला था, दर्द की एक लहर चू फैंग के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और उसने अपनी आत्मिक शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर लिया। ऐसा लगता है कि अगर मैं इस नक्शे को पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे अत्यंत मजबूत आत्मा शक्ति की आवश्यकता होगी। अपने दुखते मस्तिष्क की मालिश करते हुए चू फैंग दुखी नहीं हुआ और इसके बजाय वह मुस्कुराया। आज उसकी फसल बहुत बड़ी थी। कोई भी व्यक्ति रोमांचित हो जाएगा यदि वह उस नक्शे के बारे में सोचे जो उसे उसके शरीर पर छिपे खजाने तक ले जा सकता है। अपनी आत्मा शक्ति के ठीक होने का इंतजार करने के बाद चू फैंग ने इसे अपने खुद के डेंटियन पर इस्तेमाल करने की कोशिश की।
वह उसमें छिपी चीजों को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक था। लेकिन ये बेकार था। उसके डेंटियन के चारों ओर एक अवरोध जैसा था और उसकी आत्मा शक्ति के पास प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। उस परिणाम के साथ पहले तो इसने चू फैंग को उदास कर दिया, लेकिन बहुत जल्दी चू फैंग बेहद खुश हो गया। अगर उसकी अपनी आत्मिक शक्ति उसके डेंटियन को नहीं देख सकती थी, तो इसका मतलब ये भी था कि दूसरे लोग जिनके पास आत्मिक शक्ति थी, वे भी उसके डेंटियन को नहीं खोज सकते थे। इसके साथ ही उसके डेंटियन के भीतर दिव्य बिजली का रहस्य किसी को भी पता नहीं चल पाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए चू फैंग शराबखाने से बाहर निकलकर कुछ देर आराम करना चाहता था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही वह सांपों की एक श्रृंखला की ओर आकर्षित हो गया। तुम चोरी कर रहे हो। चलो देखते हैं कि तुम अब भी चोरी करते हो या नहीं। कमबख्त भिखारी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक गली में दो बड़े बड़े लोग एक साथ मिलकर एक व्यक्ति को पीट रहे थे। वह मोटे बालों वाला, फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारी था। चू फैंग शुरू में ऐसी बातों से परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन उस भिखारी पर बड़े लोगों की मार का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने काम से काम रख रहा था और अपने हाथों में रोटी खा रहा था। जिज्ञासावश चू फैंग ने अपनी आत्मिक शक्ति फैलाई। जब वह भिखारी के माध्यम से गुजरी तो उसे परिणाम मिला। यह एक साधारण व्यक्ति था जिसने पहले कभी साधना नहीं की थी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के पास इतना अच्छा शरीर कैसे हो सकता है? रुको। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, चू फैंग ने उन्हें रोकने के लिए कहा। किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वे दोनों लोग भी जल्दी से रुक गए। खास तौर पर जब उन्होंने चू फैंग की शक्ल देखी। इससे उन्हें लगा कि वह एक खेती करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उनका रवैया बहुत विनम्र था। क्या हो रहा है? चू फैंग ने पूछा। इस भिखारी ने हमारी रोटी चुरा ली, उनमें से एक ने जवाब दिया। मैं चोरी की रोटी का भुगतान करूंगा। इसके अलावा जाओ और 10 और सिक्के लेकर आओ। चू फैंग ने बड़े व्यक्ति को कई तांबे के सिक्के दिए। हाँ हाँ हाँ। बड़े लोग धीरे नहीं चले और जल्दी से 10 बंस लाए और फिर चतुराई से चले गए। उस समय गली में केवल चू फैंग और भिखारी ही बचे थे। चू फैंग ने भिखारी का विस्तार से मूल्यांकन किया। उसने पाया कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। वह मध्य युग से कम का लग रहा था और उसकी आंखों के भाव बेजान थे, जैसे कि वह भ्रमित हो। अगर चू फैंग उसे बंस देता तो वह उन्हें खा लेता, अगर वह भिखारी को बंस नहीं देता तो वह उन्हें नहीं लेता। लेकिन वह चू फैंग के हाथों में बंस को उदास होकर देखता और लगातार लार टपकाता रहता। ये है। ठीक उसी समय चू फैंग की पुतली अचानक बड़ी हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि उस बड़े व्यक्ति के माथे पर एक विचित्र निशान था। अगर इसे निशान कहा जाए तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ग से लाया गया है और मांस से उगाया गया है। उन्होंने इसे विचित्र इसलिए बताया क्योंकि इसका आकार अजीब था। यह आग की एक गेंद की तरह था और लोगों को ऐसा एहसास होता था मानो यह अभी जल रही हो। जिज्ञासावश चू फैंग ने अपनी उंगली बाहर निकाली और उस ज्वाला जैसे निशान को छूना चाहा। आप क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही चू फैंग ने निशान को छुआ, वह बड़ा व्यक्ति अचानक चिल्लाया जैसे कि वह कोई और ही व्यक्ति हो। एक हाथ जो स्टील के क्लैम की तरह था, उसने चू फैंग की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। उस पल चू फैंग का चेहरा बहुत बदल गया और उसने मन ही मन कोसा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस व्यक्ति की हथेली से भयानक, दम घुटने वाला दबाव बाहर निकल रहा था। यह उसके शरीर में प्रवेश कर गया, और अगर यह जारी रहा तो कुछ ही पलों के बाद उसका शरीर निश्चित रूप से फट जाएगा और वह मर जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 54 पागल भिखारी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर पागल भिखारी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 54 पागल भिखारी। भारी दबाव विशाल लहरों की तरह था। एक के बाद एक लहरें लगातार चू फैंग के शरीर में घुस रही थी। वह डरावनी शक्ति चू फैंग के अंगों को कुचलने और फाड़ने वाली थी और हड्डियों को छेदने वाले दर्द से चू फैंग चिल्लाना चाहता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई आवाज नहीं बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज छीन ली गई हो। उस शक्ति के सामने उसने प्रतिरोध करने की अपनी सारी क्षमता खो दी थी। यह आप है। ठीक उसी समय भिखारी डर के मारे चिल्लाया जैसे कि उसे किसी चीज से डर लग रहा हो।
उसने न केवल चू फैंग की कलाई पर से पकड़ ढीली की, बल्कि वह सीधा पीछे हटता रहा जब तक कि वह दीवार के कोने पर झुक नहीं गया। तभी उसने अपना शरीर नीचे झुकाया और उस कोने में सिकुड़ गया। कभी कभी वह चू फैंग की ओर एक नजर डालता, लेकिन जितना ज्यादा वह देखता, उतना ही ज्यादा डरता। आखिर में उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और कांपने लगा। चू फैंग को वास्तव में समझ नहीं आया कि जब उसे इस तरह के बदलाव का सामना करना पड़ा तो उसे क्या करना चाहिए। घूमकर देखने के बाद उसे आधी परछाई भी नहीं दिखी। इसका मतलब ये भी था कि भिखारी उससे बात कर रहा था। लेकिन इससे चू फैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई, ऊपर गया और पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मेरे पास मत आना। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप जो चाहते थे कि मैं करूं, मैं पहले ही कर चुका हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन चू फैंग के करीब पहुंचने से पहले ही भिखारी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और एक तेज हवा चली। जब अजीब हवा चली तो चू फैंग को आश्चर्य हुआ कि भिखारी पहले ही गायब हो चुका था और उसने कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। उस समय चू फैंग की अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल थी। वह अपने दिल में चौंक गया क्योंकि अभी के दृश्य में कोई भी देख सकता था कि पागल भिखारी साधना में एक विशेषज्ञ था। वह एक वास्तविक विशेषज्ञ था, इतना मजबूत कि वह अप्रत्याशित था और यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि वह किस स्तर पर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन जिस बात ने चू फैंग को सबसे ज्यादा चौंकाया, वह ये थी कि भिखारी उसे पहचानता था और उससे डरता था। हालांकि उसे खास वजहें नहीं पता थी, लेकिन चू फैंग को मन ही मन लगा कि भिखारी को उसकी पहचान पता चल गई होगी। अपनी पहचान के लिए उसके पिता चू युआन ने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया, और चू फैंग ने कभी नहीं पूछा। उसे हमेशा लगता था कि चूंकि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए उसे उनकी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार उनके जैसे माता पिता की तलाश करने लायक ही नहीं थे। लेकिन जब वह भिखारी से मिला तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। जिस भिखारी की इतनी प्रभावशाली साधना थी, वह पागल कैसे हो गया? उसका उससे क्या रिश्ता था? उसके माता पिता कौन थे? या शायद कई साल पहले कुछ हुआ था? चू फैंग के दिमाग में तरह तरह के सवाल उमड़ रहे थे, जिससे उसकी अपनी पहचान के प्रति जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था, और उसकी अपनी पहचान भी उतनी आसान नहीं होगी जितनी उसने भविष्यवाणी की थी। ओई, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? लेकिन ठीक उसी समय एक मीठी आवाज गूंजी। देखा तो गली के प्रवेश द्वार पर सुमेई खड़ी थी और वह उसे देख रही थी। वह भी जल्दी से उसकी ओर चली गई जैसे कोई महत्वपूर्ण बात हुई हो। क्या हुआ? ये देखकर चू फैंग ने जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और मुस्कुराते हुए पूछा। कब्र की जगह पहले ही घोषित कर दी गई थी। अभी सभी तरह की शक्तियां वहां भाग रही हैं। हमें भी जल्दी से वहां जाना होगा, नहीं तो हम बचे हुए खाने को भी नहीं ले पाएंगे। सु मेई के चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी और वह चू फैंग को घसीट कर ले गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा सु मेई ने कहा था। मकबरे का नक्शा आखिरकार घोषित कर दिया गया, और हालांकि कोई नहीं जानता था कि नक्शे का उद्घोषक कौन था, उन्हें यकीन था कि नक्शों की बिक्री से ही उस व्यक्ति को बहुत बड़ा मुनाफा मिला होगा। सभी तरह की जगहों से शक्तियां एक साथ इकट्ठी हुई। सभी ने कब्र की ओर जाने के लिए सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया। साथ ही उस समय शक्तियों से बारूद की गंध और भी तेज होती गई। खास तौर पर एजियो ड्रैगन स्कूल और हजार हवा स्कूल के बीच बड़े और छोटे आकार के संघर्ष अंतहीन होते रहे। इससे चू फैंग को खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ। भाग्यशाली कि उसने सु मेई की बात सुनी और एजियो ड्रैगन स्कूल के कपड़े नहीं पहने। वरना अपनी ताकत के साथ अगर वे हजार हवा स्कूल की नजर में आ जाते तो वे शायद मर जाते। वहां देखो, ये हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल के मुख्य शिष्य हैं। वे फिर से क्यों लड़ रहे हैं? वे कब्र में भी नहीं गए हैं। अगर खजाने वास्तव में मिल गए होते तो क्या ये खून की नदी नहीं बन जाती? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेगिस्तान में चू फैंग और समूह ने एक अन्य एजियो ड्रैगन शिष्य को एक दर्जन या उससे अधिक हजार पवन स्कूल के शिष्यों के साथ भिड़ते देखा। एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्य ने नीले रंग की पोशाक पहनी थी और यह स्पष्ट था कि वह एक मुख्य शिष्य था। हालांकि हजार पवन स्कूल के पास संख्या का लाभ था, वे सभी आंतरिक दरबार के शिष्य थे। मुख्य शिष्य के पास 8वें स्तर की साधना थी, रहस्यमय तकनीकों में प्रशिक्षित था और रैंक 4 कौशल भी जानता था।
इसलिए भीड़ का सामना करते हुए उसके पास एक पूर्ण लाभ था। बहुत जल्दी उसने 1000 पवन शिष्यों के समूह को हरा दिया और कई दर्शकों की प्रशंसा को आकर्षित किया। हे, ऐसा लगता है कि हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल का चुनाव सही था। कुलीनों को भेजना बेकार सैनिकों को भेजने से कहीं बेहतर है। एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्य के रूप में ये देखकर कि उनका अपना स्कूल जीत रहा है, इससे उन्हें हमेशा बहुत तरोताजा महसूस होता था। उनके काम में दखल मत दो, हम अभी सिर्फ राहगीर हैं। लेकिन सु मेई, जो आमतौर पर चहल पहल का आनंद लेती थी, उस समय उसका व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। न केवल उसने रुककर नहीं देखा, बल्कि उसने अपने कदम भी तेज कर दिए। सु मेई और उस चिल्लाहट के साथ लोगों को पता चल गया कि एजियो ड्रैगन स्कूल का मुख्य शिष्य वास्तव में सु मेई को जानता था। उस आवाज को सुनकर सु मेई ने रुकने का विचार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन वह व्यक्ति भी तेजी से उसके पास आ गया और सु मेई के सामने रुक गया। ये वास्तव में आप ही हैं सु मेई, जब मैंने आपको बुलाया तो आपने पीछे मुड़कर भी क्यों नहीं देखा? उस मुख्य शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये सीनियर झोऊ है। आपसे यहां मिलना कितना संयोग है। सु मेई ने नाटक करते हुए कहा। अरे, इतना विदेशी बनने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे भाई जियुआन कह सकते हो और सब ठीक रहेगा। उस मुख्य शिष्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसी समय उसकी चोर आंखों की जोड़ी बेचैनी से सु मेई के शरीर को स्कैन कर रही थी। उस पल विंग्स एलायंस के लोगों ने शाप दिया। कोई भी बता सकता था कि मुख्य शिष्य सु मेई के खिलाफ साजिश रच रहा था। अगर कोई और होता तो विंग्स एलायंस उसे रोक लेता। शायद वे उसे सबक सिखाने के लिए हमला भी करते। लेकिन न केवल वे उसी स्कूल के शिष्य का सामना कर रहे थे, बल्कि यह एक मुख्य शिष्य था। उनके जैसे लोगों के लिए विंग्स एलायंस के सदस्यों में कमोबेश कुछ डर था। आखिरकार एक मुख्य शिष्य बनने के लिए उनकी ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए। उन्हें पुरुषों के भीतर ड्रैगन भी कहा जा सकता है। स्कूल में उनका स्थान बहुत ऊंचा था, और आमतौर पर जब वे आंतरिक दरबार के शिष्य किसी मुख्य शिष्य से मिलते थे तो उन्हें ऊपर जाकर उनका सम्मान करना पड़ता था। वे उन्हें अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? सु मेई, तुम भी गहन क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र के लिए यहाँ आए हो, है ना? अपने कपड़ों को देखकर तुम्हें कुछ अनावश्यक परेशानियों का सामना करने का डर लग रहा होगा। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पीछे आओ और मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसे ही उसने बात की, मुख्य शिष्य बेशर्मी से मुस्कुराया और अपना गंदा हाथ बढ़ाया, सु मेई को गले लगाना चाहता था। उस आदमी की गति भी बहुत तेज थी। उसने सु मेई को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया और वह स्पष्ट रूप से सु मेई का छोटा मोटा फायदा उठाना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 55 मुझे चू फैन कहा जाता है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मार्शल भगवान असुर मुझे चू फैन कहा जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 55 मुझे चू फैन कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपना काम करने जा रहा था, चू फैंग अचानक सु मेई के पास आ गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया, मुख्य शिष्य के गंदे हाथों से बचते हुए। उस दृश्य ने मुख्य शिष्य के चेहरे को बहुत बदल दिया। उसकी आंखों से तुरंत 2 ठंडी किरणें निकली। उस नजर ने उसे सच में चू फैंग को मार डालने के लिए उकसाया। लेकिन चू फैंग ने उसे अनदेखा कर दिया और सु मेई को अपनी बाहों में लेते हुए हंसते हुए कहा, प्रिय, क्या तुम उसे जानती हो? ये देखकर सु मेई ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत परिचित नहीं है। ओह, भविष्य में उन लोगों से बात मत करना जिनसे तुम परिचित नहीं हो। लड़कियों को ध्यान देने की जरूरत है। चू फैंग ने बोलते हुए सु मेई के बालों को सहलाया और इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि मुख्य शिष्या क्या महसूस कर रही थी। मैं समझती हूँ। सु मेई ने भी ऐसे जवाब दिया जैसे वे दोनों वास्तव में प्रेमी युगल हो। लड़के, तुम कौन हो? मुख्य शिष्य का चेहरा हरा हो गया। उसने बलपूर्वक अपना गुस्सा सहा, चू फैंग की ओर इशारा किया और पूछा। वह काफी मुश्किलों से यहाँ आया था और संयोग से उसकी मुलाकात छोटी सी सुंदरी सु मेई से हुई। शुरू में तो उसने सोचा था कि वह उसका थोड़ा बहुत फायदा उठा सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अचानक से ये लड़का सामने आ गया। इससे वह बेहद नाराज हो गया। और आप कौन हैं? चू फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अहंकार से उसने पूछा। मैं कौन हूँ?
मैं एजियो ड्रैगन स्कूल का एक मुख्य शिष्य हूँ, झो जियुआन। ओह, आप झो जियुआन हैं। वह मैं हूँ। आपके बारे में कभी नहीं सुना। आप उस समय मुख्य शिष्य झो जियुआन का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आसपास के विंग्स एलायंस के सदस्य भी सदमे में अपने जबड़े खोले बैठे थे। चू फैंग की हिम्मत बहुत बड़ी थी। उसने कोर शिष्य के चेहरे को इस तरह से खोदने की हिम्मत की, और उसने यह बात जोर से भी कही ताकि हर कोई सुन सके। चू फैंग के लिए एक आपदा आने वाली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम मरना चाह रहे हो। दरअसल झो जियुआन ने वाकई हमला करना शुरू कर दिया था। उसने अपना हाथ घुमाया, और कठोर और मजबूत हथेली हवा की आवाज के साथ चू फैंग के चेहरे की ओर लक्षित हुई। उस पल सु मेई ने भौहें सिकुड़ी, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाया और हमला करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने एक गर्म शक्ति महसूस की जिसने उसे दूर धकेल दिया। ये चू फैंग था। फफफ। सु मेई को दूर धकेलने के बाद चू फैंग ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और झो जियुआन के थप्पड़ से बच निकला। लगभग उसी समय वह आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठी बाहर निकाली और यह झो जियुआन की छाती की ओर चली गई। यह आदमी, यह देखकर कि चू फैंग ने न केवल उसके हमले को चकमा दिया और उस पर इतना तेज हमला भी किया, उसने झो जियुआन को काफी हैरान कर दिया। उसने जल्दी से रहस्यमय तकनीक का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाया, फिर एक मुक्का भी मारा जो चू फैंग की मुट्ठी से टकराया। धमाका, दोनों मुट्ठियां टकराईं, और तेज शक्ति ने दोनों को कुछ कदम पीछे हटा दिया। हालांकि चू फैंग का चेहरा शांत था, झो जियुआन का चेहरा बहुत बदल गया। आत्मा क्षेत्र का छठा स्तर। छठे स्तर के एक लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती मुट्ठियां टकराईं, फिर भी उनमें से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। उसके हाथ में सुन्नपन भी महसूस हुआ, और इससे उसे पता चला कि उस युवा व्यक्ति का शरीर कुछ खास था। यह बिल्कुल स्टील के टेंडन और लोहे की हड्डियों जैसा था। तुम बहुत कुशल हो, बेटा। क्या तुम अपना नाम बताने की हिम्मत कर सकते हो? यह पता चलने के बाद कि चू फैंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, झो जियुआन ने फिर से हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने चू फैंग से सवाल किया, मैं अपना नाम नहीं बदलता, चाहे मैं बैठा रहूं या खड़ा रहूं। एजियो ड्रैगन स्कूल के आंतरिक दरबार के शिष्य, मुझे चू फैंग कहा जाता है। चू फैंग ने अपना सिर ऊंचा और छाती बाहर रखते हुए जोर से अपना नाम घोषित किया। चू फैंग, बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें याद कर लिया है। एक मुख्य शिष्य को देखने के बाद, तुम, एकमात्र आंतरिक दरबारी शिष्य, ने न केवल अपना सम्मान नहीं दिया, बल्कि तुमने मेरा अपमान भी किया। बेहतर होगा कि तुम मुझे फिर से न मिलने दो, नहीं तो मैं तुम्हें परिणाम भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा। ठंडे स्वर में ये शब्द कहने के बाद झो जियुआन ने चू फैंग को बुरी तरह घूरा और फिर जल्दी से चला गया। चू फैंग, तुम बहुत प्रभावशाली हो। वह झो जियुआन एक मुख्य शिष्य है जिसने रहस्यमय तकनीकों में साधना की है, और उसके पास आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर की ताकत है। तुमने उसके एक घूंसे को बलपूर्वक झेला और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैं, बाइटोंग, वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। चू फैंग, हमारे विंग्स एलायंस में भी आपकी ताकत निश्चित रूप से शीर्ष 10 में हो सकती है। मैं, ये ताओजी, भी आपकी प्रशंसा करता हूँ। आत्मिक शक्ति वास्तव में मजबूत है। चू फैंग, जब तुम भविष्य में और अधिक विकसित होगे तो हम भाइयों को मत भूलना। जब झो जियुआन चला गया तो देखने वाली भीड़ जो पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी, बाइटोंग, ये ताओजी, ड्रैगन और टाइगर भाई सभी पास आ गए। उनके चेहरों पर प्रशंसा की भावना थी। आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर और आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के बीच आदान प्रदान में वह शांति से हमलों का जवाब दे सकता था। वह ताकत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और न ही पहले कभी सुनी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन चौंकना तो चौंकना ही था। उन्हें चू फैंग के शरीर पर बहुत ज्यादा संदेह नहीं था और उन्होंने सोचा कि चू फैंग अपनी आत्मा शक्ति के कारण इतना शक्तिशाली था। चलो सड़क पर जल्दी चलते हैं। मुझे यकीन है कि मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ पहले ही कब्र तक पहुंच चुके होंगे। अगर हम जल्दी नहीं गए तो हम बचे हुए खाने को भी नहीं पा सकेंगे। सु मेई ने नक्शे को देखा और सभी को आगे बढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, तो सु मेई धीरे धीरे चू फैंग के पास चली गई और धीमी आवाज में कहा, तुम वास्तव में डरावने हो। क्या हुआ? चू फैंग थोड़ा उलझन में था। आपने सिर्फ श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया, वरना आप झो जियुआन के मुके को रोक नहीं पाते। हाँ, मैंने ब्रीदिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें इतना डरावना क्या है? क्या आप जानते हैं कि मैंने श्वास तकनीक का प्रशिक्षण लेने में कितना समय बिताया?
कितनी देर। मैंने श्वास तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए एक पूरा साल इस्तेमाल किया। लेकिन आप केवल कुछ दिनों का उपयोग करते हैं। तो क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैं बहुत होशियार हूं, या आप चाहते हैं कि मैं कहूं कि आप बहुत मूर्ख हैं? कमीने। आह! एक चीख निकली, और चू फैंग की बांह पर हरे रंग का एक और टुकड़ा था। बाई टोंग और बाकी लोग पहले से ही उन दोनों के व्यवहार के आदी हो चुके थे। दरअसल, लोग बता सकते थे कि सू मेई और चू फैंग का रिश्ता साधारण नहीं था, इसलिए भले ही वे जल्दी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर दूरी बना ली ताकि उन्हें परेशान न किया जा सके। चू फैंग को देखकर, जो मुंह बना रहा था और लगातार अपनी बांह रगड़ रहा था, सू मेई ने अपने होठों को दबाया और धीरे से कहा, धन्यवाद। किस बात के लिए धन्यवाद? चू फैंग थोड़ा उलझन में था और उसे नहीं पता था कि लड़की क्या कहना चाह रही थी। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि अगर तुमने झो झियुआन को नाराज किया तो भविष्य में क्या होगा। लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद करने का फैसला किया। तुम क्या कह रहे हो? मूर्खतापूर्ण बातें मत सोचो। याद रखो, सिर्फ कोई मुख्य शिष्य ही नहीं, अगर कोई ताकतवर व्यक्ति भी तुम्हें धमकाना चाहे, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा और उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूं। ये कहने के बाद, चू फैंग ने एक चमकदार मुस्कान दी और चलना जारी रखा। लेकिन सू मेई वहीं रुक गई। उसकी खूबसूरत आंखें बिना रुके झपक रही थी और उसके चेहरे पर भावनाएं बहुत जटिल थीं। पहली बार, उसे लगा कि जिस युवा व्यक्ति को वह केवल थोड़े समय के लिए जानती थी, वह वास्तव में विश्वसनीय हो सकता है। हे अचानक, सू मेई ने खूबसूरती से मुस्कुराया, और अपनी पीठ के पीछे अपने छोटे हाथों से, वह उछल पड़ी और चू फैंग का पीछा करने के लिए कूद पड़ी। उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान थी, और यह वास्तव में बेहद प्यारी थी क्योंकि यह मुस्कान उसके दिल से आई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 56। जो हिम्मत करके पास आते हैं, वे मर जाते हैं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मार्शल भगवान असुर। जो हिम्मत करके पास आते हैं, वे मर जाते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 56। जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, वे मर जाते हैं। चू फैंग और अन्य लोग नक्शे का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते रहे। अंततः, आकाश के अंधेरा होने से पहले, वे तथाकथित कब्र पर पहुंच गए। उस समय कब्र पहले से ही खुली हुई थी। हालांकि अभी भी बहुत से लोग अंदर भाग रहे थे, लेकिन वे मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के आंकड़े नहीं देख पाए। जिसका मतलब था कि सबसे मजबूत लोग पहले से ही अंदर प्रवेश कर चुके थे। तो क्या हमें केवल कुछ बचा हुआ खाना ही मिलेगा? ये दृश्य देखकर कई लोग निराश हो गए। अगर हम जल्दी से अंदर नहीं गए, तो मुझे डर है कि हमें चावल का एक दाना भी नहीं दिखेगा। दूसरी ओर, चू फैंग ने उदासीनता से मुस्कुराया और सबसे पहले अंदर जाने का बीड़ा उठाया। ये कब्र रेगिस्तान के नीचे बनाई गई थी और इसका आकार सभी की कल्पना से परे था। चौड़ी सुरंग के दोनों ओर चमकदार चट्टानें लटकी हुई थीं। चट्टानों से जगमगाती सड़क दिन की तरह चमक रही थी। सड़क पर चलते हुए 50 मीटर पहले एक गोल हॉल दिखाई दिया। हॉल दीपों से जगमगा रहा था और चकाचौंध भरा नजारा बहुत खूबसूरत था। चू फैंग ने पहली बार इतनी शानदार इंडोर सजावट देखी थी। लेकिन गोल हॉल अंत नहीं था, बल्कि वहां दर्जनों सुरंगें थीं। हर सुरंग बहुत गहरी थी और वे उसका अंत नहीं देख पा रहे थे। चू फैंग, हमें किस सुरंग में जाना चाहिए? भूल भुलैया जैसी सुरंगों को देखकर, सू मेई और अन्य लोगों ने चू फैंग की ओर अपनी निगाहें घुमाई। उस पल, चू फैंग जिसके पास आत्मा की शक्ति थी, उनके समूह की रीढ़ बन गया। सुरंगें बहुत गहरी हैं और मैं उनका अंत भी नहीं देख सकता। हम केवल किस्मत की कामना कर सकते हैं। चू फैंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने संकोच नहीं किया और एक सुरंग चुन ली। वह उसमें घुस गया और सू मेई और अन्य लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। सुरंग में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही उन्हें पता चला कि दोनों तरफ कई दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे पहले से ही खुले हुए थे और उन्हें अंदर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक दवाइयां दिखाई दे रही थी। साथ ही कई कमरों में लोग आध्यात्मिक दवाइयों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। लो, मैं इसे खोलूंगा। चू फैंग ने अपनी आत्मा शक्ति का विस्तार किया और सबसे मजबूत लोहे का दरवाजा ढूंढ निकाला।
जैसे ही वह दरवाजे के सामने पहुंचा, उसने कुछ नहीं कहा और 3 थंडर स्टाइल की दूसरी शैली का इस्तेमाल किया। प्रकाश की एक किरण गुजरी और वह मजबूत लोहे का दरवाजा चू फेंग ने खोल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टकराना। दरवाजा खोलते ही आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर उनके चेहरे की ओर दौड़ पड़ी। ग्राउंड स्पिरिट ग्रास, स्काई स्पिरिट ग्रास, सेंट स्पिरिट ग्रास। जो कुछ भी वहां होना चाहिए था, वह वहां था। कमरे में कई हजारों प्रदर्शित किए गए थे और वे सभी चमकदार थे। ये कब्र कैसी है? ये तो खजाने का भंडार है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्हें पता था कि वे बहुत कुछ कमाने वाले हैं, क्योंकि सुरंगों में ऐसे ही कम से कम कई दर्जन कमरे थे। बाय लॉन्ग बाय हु, ये ताओजी, झांग टिंगजी, तुम चारों दरवाजे की रखवाली करो। बाय टोंग सू मेई, हम तीनों जाकर आध्यात्मिक दवाइयां लेंगे। ऐसा कहने के बाद चू फैंग, सू मेई, बाय टोंग दौड़े, कॉस्मोस सेक्स लिया और बिना रोक टोक के आध्यात्मिक दवाइयां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चाहे वह कम गुणवत्ता की हो या उच्च गुणवत्ता की, जब तक वह आध्यात्मिक दवाइयां थी, उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। हटो, अगर तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कमरा हमारे द्वारा खोला गया है, इसलिए इसमें मौजूद आध्यात्मिक दवाइयां हमारी हैं। हाँ, यहाँ की चीजों का कोई मालिक नहीं है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी है क्योंकि तुमने कहा है। लेकिन उसी समय प्रवेश द्वार से एक चीख की आवाज आई। उधर देखने पर पता चला कि भाइयों और समूह ने लोगों के एक समूह के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। कोई नहीं जानता था कि यह समूह किस शक्ति का था, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं थी। उनमें से 5 लोग आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गए और उन्होंने भाइयों और अन्य लोगों पर दबाव डाला। कमीने, वे दूसरों का काम छीनना चाहते हैं। यह देखकर सू मेई और बाई टोंग असामान्य रूप से क्रोधित हो गए। दरवाजा खोलने से पहले ही उन्होंने लोगों के समूह को देखा। समूह ने कोई भी दरवाजा नहीं खोला और वे बस सुरंग में खड़े होकर चुपचाप बदलावों को देख रहे थे। दरअसल चू फैंग और अन्य लोगों ने दरवाजा खोला तो वे दौड़कर वहां आ गए। तुम लोग इकट्ठा करना जारी रखो, मैं उन्हें रोक दूंगा। चू फैंग ने अपना कॉस्मोस सेक्सू मेई की ओर फेंका और बड़े कदमों से समूह की ओर दौड़ा। उस समय एक व्यक्ति ड्रैगन और टाइगर भाइयों के साथ गहन युद्ध कर रहा था। लेकिन चू फैंग एक राक्षस की तरह कत्लेआम करते हुए आया। उन्होंने केवल बिजली की तरह एक तेज दौड़ और खून की बौछार देखी। पलक झपकते ही 5 चीखें गूंज उठी। आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के 3 लोग और आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के 2 लोग खून के एक कुंड में गिर गए। उन्होंने फिर सांस नहीं ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस दृश्य ने लोगों के समूह को भयभीत कर दिया और उन्होंने तुरंत अपने हथियार रख दिए, पीछे हट गए। चू फैंग की ओर इशारा किया, फिर कहा, लड़के, तुमने मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? फुसफुसाहट जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, चू फैंग भूत की तरह उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी हथेली चाकू की तरह थी और एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उस व्यक्ति का सिर उड़ गया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उन लोगों को साफ साफ मार डालने के बाद चू फैंग का शरीर खून से लथपथ हो गया था। वह दरवाजे के सामने खड़ा था और उसकी आंखों से 2 ठंडी किरणें निकल रही थी। उसने सिर्फ 5 शब्द कहे, जो लोग पास आने की हिम्मत करते हैं, वे मर जाते हैं। एक विशाल हत्या का इरादा जो एक आकारहीन तूफान की तरह था, लोगों के समूह को डराकर वापस लौट आया। मरने वाले 6 सदस्यों को देखकर लोगों का समूह गुस्से में था, लेकिन किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे चू फैंग की शक्ति से भयभीत थे। हालांकि चू फैंग काफी युवा लग रहा था, लेकिन हर कोई बता सकता था कि वह युवा व्यक्ति निर्दयी था। ये कहा जा सकता था कि वह बिना पलक झपकाए हत्या कर रहा था। छुट्टी। दांत पीसते हुए वो व्यक्ति जो नेता लग रहा था, चिल्लाया। लोगों के समूह ने चू फैंग को गहराई से देखा और दूसरे कमरों की ओर भाग गए। उस समय ड्रैगन और टाइगर भाई, ये ताओजी और झांग टिंगजी, चू फैंग की ओर बहुत ही जटिल नजर से देख रहे थे। आखिरकार वे अभी भी युवा थे। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया था, लेकिन उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को अपने हाथों से नहीं मारा। लेकिन चू फैंग अलग था। उसके शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा असली थी। वह वाकई हत्या कर सकता था और उसने पहले ही कर दी थी। इतना ही नहीं, जब वह करता था, तो वह निर्दयी होता था। केवल चू फैंग जैसे लोगों द्वारा उत्सर्जित हत्या की मंशा ही इतनी हड्डी भेदी ठंडी हो सकती है और इसने लोगों के दिलों की गहराई में डर पैदा कर दिया। उस समय वे चारों अपने दिलों में खुश थे। खुश थे कि चू फैंग उनका साथी था, उनका दुश्मन नहीं।
वरना ये कल्पना से परे होता कि अगर उनका सामना ऐसे दुश्मन से होता तो वे किस तरह की खतरनाक स्थिति में फंस जाते। अपने विचारों में मत खो जाओ। तुम सब अंदर जाओ और आध्यात्मिक औषधियां इकट्ठा करो। मैं यहाँ अकेले ही पहरा दे सकता हूँ। चू फेंग ने उन चारों से कहा। हम चारों बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस गए। उसी क्षण उनके दिल में चू फेंग की स्थिति बदल गई। वह ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो अभी अभी विंग्स एलायंस में शामिल हुआ हो। वह ऐसे ही इस ऑपरेशन का नेता बन गया। उसके बाद से चू फेंग और अन्य लोगों ने लगातार कई और दरवाजे खोले। हर कमरे में आध्यात्मिक औषधियों की मात्रा पिछले कमरे की तुलना में अधिक होती गई। उस समय बहुत से लोग जिनके पास आंखें नहीं थीं, चू फेंग और दूसरे लोगों के काम को लूटना चाहते थे। लेकिन उनका अंत सिर्फ एक ही था, वह था मौत। अंत में चू फेंग के शरीर पर हत्या का इरादा और भी मजबूत होता गया। जब लोग उसे देखते थे तो वे जल्दी से इधर उधर चले जाते थे। वे उस दुष्ट व्यक्ति को अपमानित करने से डरते थे क्योंकि वह हड्डी भेदी हत्या का इरादा मजाक के लिए नहीं था। दोनों तरफ सिर्फ कुछ दरवाजे थे जो खुले नहीं थे, लेकिन चुफेग ने उन लोगों से यह काम न लेने का फैसला किया। वे और भी गहराई में जाते रहे। जहां तक लक्ष्य की बात है तो पहल करना ही लक्ष्य था। हालांकि अब तक उन्हें 10,000 के करीब आध्यात्मिक दवाइयां मिल चुकी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक दवाइयां थीं। सबसे अच्छी दवाइयां भी उच्च गुणवत्ता वाली संत आत्मा घास से ज्यादा अच्छी नहीं थी। जहां तक उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक मन की बात है तो उन्होंने अभी तक कोई नहीं देखा है। इसलिए उन्हें लगा कि कब्र के अंदर और भी बेहतर खजाने हैं। आखिरकार ये गहन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की कब्र थी। लेकिन जब वे अंदर गए तो खून की गंध उनकी ओर आने लगी। जब वे एक बड़े हॉल में पहुंचे तो लगभग सभी लोग अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 57 इंपीरियल स्काई सेज। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर इंपीरियल स्काई सेज पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 57 इंपीरियल स्काई सेज। विशाल हॉल शवों से भरा हुआ था। कब्र खुलने के बाद उनके कपड़ों से पता चला कि वे लोग अंदर आए हैं। उन शवों के इर्द गिर्द कई मानव आकार के राक्षस थे, इसलिए उन्हें मानव आकार के राक्षस कहा जाता था। वे बेहद बदसूरत थे। उनका खूनी रूप एक ऐसे इंसान जैसा था जिसने अपनी त्वचा उतार दी थी और वे बेहद डरावने थे। उनके शरीर पर मार्शल साधक की आभा थी। सबसे कमजोर छठे स्तर पर था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गए थे। उस समय अजीब राक्षस शरीर के मांस को बड़े बड़े दांतों से नोच रहे थे। वे भयंकर जानवरों से भी ज्यादा डरावने और क्रूर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राक्षसों की संख्या सैकड़ों में थी। उन्होंने हॉल के अधिकांश क्षेत्रों पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही अगर समूह हॉल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना चाहता था तो उन्हें तब तक ज्यादा किस्मत नहीं मिलती जब तक कि मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ या आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ न हो। वे रक्त लाशें हैं। वास्तव में बहुत सारी रक्त लाशें हैं। ये बहुत क्रूर है। उसी क्षण सू मेई ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और वे अतुलनीय आश्चर्य से भर गईं। सू मेई, तुम इन चीजों को पहचानती हो? चू फैंग को भी लगा कि यह बेहद परेशान करने वाला था। अपनी आत्मा शक्ति के अवलोकन के माध्यम से उसने पाया कि लगभग कोई त्वचा न होने के अलावा राक्षस का शरीर मानव के शरीर से अलग नहीं था, जिसका कमोबेश मतलब था कि राक्षस मनुष्यों से विकसित हुए थे। दुनिया में एक जहर है जिसे रक्त जहर कहा जाता है। रक्त जहर कई हजारों अजीब जहरों से बनता है। अगर कोई व्यक्ति जहर निगल लेता है और उसे इलाज नहीं मिलता है तो 1 घंटे के भीतर उसकी चेतना खत्म हो जाती है। उसके बाद से वे न तो मरते हैं और न ही सड़ते हैं और वे एक ज़ॉम्बी जैसे हत्या के औजार बन जाते हैं, क्योंकि बदलने के बाद उनकी बाहरी त्वचा उतार दी जाती है और केवल खून और मांसपेशियां ही बची रहती हैं। इसलिए उन्हें रक्त शव कहा जाता है। अपनी कब्र को लूटे जाने से बचाने के लिए कुछ लोग इस जहर का इस्तेमाल खूनी लाशें बनाने के लिए करते हैं और फिर उन्हें अपनी कब्र में डाल देते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर इतनी सारी खूनी लाशें होंगी। इस कब्र का मालिक थोड़ा ज्यादा क्रूर है। सू मेई का वर्णन सुनने के बाद सभी ने राहत की सांस ली।
जीवित मनुष्यों को ऐसे राक्षसों में बदलने के लिए उनके तरीके वास्तव में काफी निर्दयी थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर सू मेई, क्या तुम इन चीजों की विशेषताओं को जानती हो? चू फेंग और अन्य लोग हॉल के बाहर खड़े थे, और स्पष्ट रूप से रक्त लाशें उन्हें देख सकती थी, लेकिन उन्होंने उन पर हमला नहीं किया। फिर भी यह स्पष्ट था कि हॉल में मौजूद लोगों को रक्त लाशों ने मार डाला था। इसलिए चू फेंग को लगा कि चून की रक्त लाशें पूर्ण मनुष्य नहीं थी, इसलिए उनमें कुछ कमजोरी होनी चाहिए। रक्त शवों की न तो आंखें होती हैं और न ही उनमें चेतना। उनमें केवल मारने की इच्छा होती है, और वे अपनी गंध की शक्ति का उपयोग करके ये पता लगाते हैं कि यह भोजन है या वे उसी प्रजाति के हैं। उसी प्रजाति के अलावा कोई भी जीव जो उनकी गंध की सीमा के करीब जाता है, वे उनका बेरहमी से वध कर देते हैं। सू मेई ने कहा, तुमने कहा कि वे दुश्मन और सहयोगी के बीच अंतर करने के लिए गंध का उपयोग करते हैं। चू फेंग की आंखें चमक उठी। हाँ, सू मेई ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। चू फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा तरीका? उसे यह कहते हुए सुनकर सभी भावुक हो गए। शुरू में तो उनके सामने एक रास्ता ही नहीं था, लेकिन अगर चू फेंग के पास वाकई कोई रास्ता होता, तो उनके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा खजाना इंतजार कर रहा होता। ये सिर्फ एक विचार है। ये काम करेगा या नहीं, इसके लिए मुझे प्रयोग करना होगा। आप लोग यही मेरा इंतजार करें। ये कहने के बाद चू फेंग हॉल में चला गया। उसने रहस्यमय श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया और सीधे रक्त शव की ओर भागा जो आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर था। ववा। जैसे ही चू फेंग उस रक्त लाश के 10 मीटर के भीतर पहुंचा, उसने एक जानवर जैसी चीख निकाली। अपने दांत दिखाते हुए वह अचानक चू फेंग की ओर ऐसे झपटा जैसे कोई भूखा बाघ भोजन की ओर झपटा हो। हुश हुश, लेकिन चू फेंग की बाहें हिल गईं और एक ठंडी चमक निकल गई। बिना क्षतिग्रस्त रक्त शव कई टुकड़ों में कटा हुआ था और हर जगह बिखरा हुआ था। लेकिन रक्त शव बहुत अजीब था। हालांकि यह पूरे शरीर में खून से लथपथ था, लेकिन काटे जाने के बाद खून की एक भी बूंद नहीं छिड़की गई थी। यह आदमी बहुत भयानक है। सही कट्स को देखकर और चू फेंग की हथेली को देखकर बाय टोंग और अन्य लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि साधना के अपने स्तर पर उनका शरीर स्टील जितना मजबूत होता और सामान्य हथियार भी उन्हें नुकसान पहुंचाने में कठिनाई महसूस करते, लेकिन उन्होंने चू फेंग जैसा व्यक्ति शायद ही कभी देखा था जो अपनी हथेली को चाकू की तरह इस्तेमाल करता था, और वह इतनी तेज भी थी। कम से कम अपने स्तर पर तो उन्होंने ऐसा नहीं देखा था। लेकिन चू फेंग की आगे की हरकतों ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। चू फेंग ने कुछ और रक्त लाशों को काटा। उन्होंने देखा कि उसने मृतकों के कपड़ों को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और रक्त लाश के अंगों को अपनी कमर और पैरों पर बांध दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू फेंग क्या कर रहा है? उसने रक्त शव का इस्तेमाल किया, घिनौना। झांग टिंगजी ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और वह इसे बर्दाश्त करने में असमर्थ थी। देखते रहो। उसके पास ऐसा करने के पीछे कोई कारण होना चाहिए। लेकिन सू मेई ने चू फेंग को कसकर देखा, उसकी अगली हरकतों का इंतजार करते हुए। ठीक उसी समय चौंकाने वाला दृश्य हुआ। चू फेंग पागलों की तरह भागने लगा। उसका लक्ष्य हॉल के बीच में था जहां रक्त लाशें समूहों में बनी हुई थी। इससे सू मेई और अन्य लोग डर गए। हॉल के बीच में खूनी लाशें बहुत शक्तिशाली थीं। उनमें से कुछ पहले ही आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। अगर वे समूहों में हमला करते, तो चाहे वह चू फेंग ही क्यों न हो, वह तुरंत मर जाता। वह बस मौत की तलाश में था। लेकिन अगले ही पल उन्हें फिर से झटका लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ, जब चू फेंग ने रक्त लाशों के बीच से गोली चलाई तो उन्होंने चू फेंग को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जैसे कि वे उसकी गंध को सूंघने में असमर्थ हो। मुझे पता है। वह अपनी गंध छिपाने के लिए रक्त शव की गंध का उपयोग कर रहा है, और इसने रक्त शव की गंध की भावना को दरकिनार कर दिया है। अंत में सू मेई ने सदमे से कहा, तो यह ऐसा ही था। यह काफी प्रभावशाली है कि वह इस तरीके के बारे में सोचने में सक्षम था। उसी समय अन्य लोगों ने भी समझ लिया और उनके चेहरों पर प्रशंसा प्रकट हुई। उसके बाद भीड़ ने चू फेंग की विधि का उपयोग किया और सफलतापूर्वक रक्त लाशों को चकमा दिया। अंत में वे सुरक्षित रूप से हॉल के दूसरे छोर पर पहुंच गए और वे अंततः गहराई में जाना जारी रख सके। सुरंग के साथ साथ लगभग 1000 मीटर आगे बढ़ने पर उनके सामने पत्थर से बना एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलने के बाद चू फेंग और अन्य लोग बेहद खुश हुए। उस समय उनके सामने एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी।
गुफा बहुत चौड़ी थी, 300 फीट से ज्यादा ऊंची, और यह चट्टानों की दुनिया की तरह थी। वहां की चट्टानें बहुत खास थी क्योंकि उनसे एक अजीब सी हरी चमक निकल रही थी। वे बहुत ज्यादा और खूबसूरत थी। लेकिन वे केवल गुफा के सुंदर दृश्य को ही देख सकते थे, उन चट्टानों को छू नहीं सकते थे क्योंकि वे उस समय एक खड़ी चट्टान के ऊपर थे। खड़ी चट्टान की चोटी पर एक 10 मीटर ऊंची पत्थर की पट्टिका बनी हुई थी। पत्थर की पट्टिका पर बड़े बड़े भड़कीले शब्दों की कुछ पंक्तियां खुदी हुई थी। मैंने 10 साल की उम्र में मार्शल साधना शुरू की, 16 साल की उम्र में मूल क्षेत्र में प्रवेश किया, 25 साल की उम्र में गहन क्षेत्र में प्रवेश किया, और मैं 40 साल की उम्र में गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था। कोई बात नहीं, 100 साल बाद मैं स्वर्ग क्षेत्र की रहस्यमयता को समझने में असमर्थ था। अंत में मैं स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ था और क्षितिज की यात्रा करने की भावना को महसूस करने में असमर्थ था। मैंने पछतावे को सांत्वना के रूप में इस्तेमाल नहीं किया और मैंने दर्जनों वर्षों तक कड़ी मेहनत से शोध किया। आखिरकार मैंने एक कौशल बनाया, इंपीरियल स्काई तकनीक। हालांकि मैं स्वर्ग के दायरे में प्रवेश नहीं कर सका, फिर भी मैं हवा में चल सकता था और बादलों के भीतर चलने की सूक्ष्मता को महसूस कर सकता था। इंपीरियल स्काई तकनीक मेरा मांस और खून है। कई लोग इसे सीखना चाहते थे लेकिन मैंने उन सभी को मना कर दिया। आज इंपीरियल स्काई तकनीक मेरी कब्र में है, किसी के इसे लेने का इंतजार कर रही है। लेकिन मेरा मांस और खून सामान्य लोगों द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपकी ताकत पर निर्भर करेगा। ये वही है। टैबलेट पर लिखे शब्दों को देखकर सु मेई चौंक गई। सु मेई, तुम उसे जानती हो? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन सु मेई को बोलने देने से पहले बाई टोंग ने पहले कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह व्यक्ति है एक विशेषज्ञ है जिसने 100 साल पहले एज्योर प्रांत पर प्रभुत्व किया था। इंपीरियल स्काई सेज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 58 शत्रुओं के रास्ते संकरे हैं। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर शत्रुओं के रास्ते संकरे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 58 शत्रुओं के रास्ते संकरे हैं। यह इंपीरियल स्काई सेज है। ड्रैगन और टाइगर भाई बहुत हैरान थे और यह स्पष्ट था कि उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में सुना था। इंपीरियल स्काई तकनीक उनकी पूर्ण तकनीक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता था। इसलिए जहां तक मैं बता सकता हूं, ये निश्चित रूप से उनकी कब्र है। सु मेई ने समझाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहां दफनाया जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। ये ताऊजी ने भी आह भरते हुए कहा। देखो, पत्थर की पटिया के नीचे कुछ है। ठीक उसी समय झांग टिंगजी अचानक आश्चर्य से चिल्लाए और बात करते हुए पत्थर की पटिया की ओर दौड़ी। उस समय दूसरों ने भी देखा कि पत्थर की पट्टिका के नीचे एक लकड़ी का बक्सा था। इसे खोलने के बाद सभी लोग बेहद खुश हुए। बॉक्स में सोने की रोशनी चमकी और अंदर वे सभी आध्यात्मिक मोती थे। हालांकि बॉक्स बड़ा नहीं था, आध्यात्मिक मोतियों का आकार छोटा था। इसलिए बॉक्स में कम से कम 100 आध्यात्मिक मोती थे। 100 आध्यात्मिक मोतियों का मतलब था कि हर कोई एक दर्जन या उससे अधिक प्राप्त कर सकता था, इसलिए उन्होंने इस बार काफी कुछ कमाया। लेकिन जैसे ही भाई और अन्य लोग आध्यात्मिक मोतियों को बांट रहे थे, चू फैंग चट्टान के अंत की ओर चला गया और नीचे देखा। वह मदद नहीं कर सका लेकिन भौहें सिकोड़ ली। चट्टान बहुत नीचे तक चली गई थी, लेकिन चट्टान के किनारे पर कई बेलें थीं जो नीचे चली गईं। वे सीधे धुंध में चली गईं और वहीं गायब हो गईं। धुंध ने सब कुछ ढक लिया था और वह नीचे की दुनिया को नहीं देख पा रहा था। लेकिन चू फैंग को यह महसूस हो रहा था कि उस धुंध के नीचे हत्या के इरादे छिपे हुए थे। इंपीरियल स्काई तकनीक एक अजीब तकनीक है। इंपीरियल स्काई से जिसका इस्तेमाल हर दिन हजारों मील हवा में चलने के लिए करते थे। हालांकि वे स्वर्ग के दायरे में नहीं गए, लेकिन उन्हें स्वर्ग के दायरे की गरिमा प्राप्त थी। ये वाकई उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर करता है। लेकिन दुख की बात है कि इंपीरियल स्काई सेज का चरित्र काफी अजीब था। न केवल वह किसी भी शक्ति में शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसका एक भी दोस्त नहीं था। हालांकि कई युवा कुलीन लोग उसके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन उन सभी को एक ही परिणाम मिला। वह था इनकार किया जाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो इंपीरियल स्काई तकनीक सैकड़ों सालों से पहले ही लुप्त हो चुकी है।
कुछ लोगों का अनुमान है कि इंपीरियल स्काई तकनीक को रैंक 7 कौशल के रूप में दर्जा दिया गया है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि हमारे एजियोर प्रांत में सबसे अच्छे कौशल केवल रैंक 6 वाले ही हैं और हमारे एजियोर ड्रैगन स्कूल में रैंक 6 भी नहीं है। इस बार अगर कोई इंपीरियल स्काई तकनीक सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है तो हम सचमुच बड़ी कमाई करेंगे। लेकिन मुझे कहना होगा, हम इस बार वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हम गलती से इंपीरियल स्काई ऋषि की कब्र में प्रवेश कर गए। लेकिन दुख की बात है कि हमारी ताकत पर्याप्त नहीं है और यह सौभाग्य केवल हमारे कंधों से होकर ही गुजर सकता है। धुंध को देखते हुए सु मेई की आंखें चमक उठी और उसने अफसोस जताते हुए अपने होंठ भींच लिए। क्या ये शाही आकाश ऋषि वास्तव में इतना शक्तिशाली है? चू फेंग ने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। अचानक उसे लगा कि वह एक गरीब छोटा लड़का है जो किसी उजाड़ गांव में पला बड़ा है और कुछ भी नहीं जानता। दूसरी ओर सु मेई और अन्य लोग शहर में पले बड़े अमीर मालिकों की तरह थे। हालांकि उनकी उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होने के कारण उनके अनुभव भी उससे ज्यादा व्यापक थे और सच तो यही था। उस समय एजियोर प्रांत में एक विशेषज्ञ के रूप में आपको लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक था। अगर इंपीरियल स्काई ऋषि की कब्र फैल गई तो यह पूरे एजियोर प्रांत को झकझोरने के लिए पर्याप्त होगा। हर जगह से शक्तियां अपने शीर्ष विशेषज्ञों को जल्द से जल्द यहां भेज देंगी। उस समय न केवल हम परिस्थितियों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं होंगे, बल्कि एजियोर ड्रैगन स्कूल और थाउजेंड विंड स्कूल के पास भी योग्यता नहीं होगी। ये प्रथम श्रेणी के स्कूलों की दुनिया होगी। इसलिए मैंने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, सु मेई ने समझाया। सु मेई की बातें सुनकर चू फैंग की नजरें और भी चमक उठी। उसने नीचे धुंध के सागर को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। इंपीरियल स्काई तकनीक जो सैकड़ों सालों से खोई हुई थी, वह संभवतः धुंध में दबी होगी। उसे उसके पास से जाने देने का कोई कारण नहीं था, है ना? धमाका। लेकिन ठीक उसी समय प्रवेश द्वार से एक बहुत बड़ी आवाज आई। उधर देखने पर सु मेई और अन्य लोगों के चेहरे काफी बदल गए। यहां तक कि चू फैंग भी भौहें सिकोड़ने लगा। वहां 6 लंबे और बड़े पुरुष थे जो असाधारण आभा वाले सुंदर थे। साथ ही उन्होंने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनमें आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर की आभा थी। वे लोग एजियोर ड्रैगन स्कूल के मुख्य शिष्य थे। उनके भीतर एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे वे जानते थे। ये वह व्यक्ति था जिसका पहले चू फैंग के साथ संघर्ष हुआ था, झो जियुआन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पहले ही यहाँ आ चुका है। उन्हें देखकर लगता है कि वे अभी तक बड़े नहीं हुए बच्चे हैं। वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? ऐसा लगता है कि हमने यहाँ के लोगों को कमा का। दरअसल हमारे अलावा किसी और को भी रक्त शवों से होकर गुजरने का रास्ता पता था। चू फैंग और अन्य लोगों को देखकर मुख्य शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उनकी बातों से उन्होंने उन्हें अपनी आंखों में भी नहीं डाला। दुश्मनों की सड़कें काफी संकरी होती हैं। सु मेई, हम फिर मिलेंगे। ठीक उसी समय झो जियुआन एक दुष्ट मुस्कान के साथ बोला। सु मेई, ये सु रो की बहन है और वे लोग हैं जिन्होंने पहले तुम्हारा अपमान किया था। ये देखकर किसी ने सवाल किया। ये सही है, ये वे हैं। खासकर वहां पर वह लड़का। उसकी नसें इतनी बड़ी हैं कि वे दुनिया को कवर करती हैं। झो जियुआन ने चू फैंग की ओर इशारा किया जो चट्टान के शीर्ष पर था और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। जियुआन, तुम उस लड़के को कैसे संभालना चाहते हो? हम तुम्हारी मदद करेंगे। दूसरे लोगों की निगाहें गहरी और ठंडी हो गईं। मुख्य शिष्यों के रूप में वे आंतरिक दरबार के शिष्यों से नाराज थे। उनके लिए ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे सहन कर सके। हमें सीनियर लिंग के आदेश पर चट्टानों पर आध्यात्मिक मोती इकट्ठा करने का आदेश मिला है। जो लोग हमें रोकते हैं वे बिना किसी अपवाद के मर जाते हैं, झो जियुआन ने कहा। झो जियुआन, हम एक ही स्कूल से आते हैं फिर भी तुमने हमें मारने की हिम्मत की। सु मेई ने गुस्से से कहा। वही स्कूल? अगर ऐसा है तो आप एजियोर ड्रैगन स्कूल के कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हैं? जो लोग स्कूल के कपड़े नहीं पहनते हैं, उनका मतलब है कि वे एजियोर ड्रैगन स्कूल को अपनी नजर में नहीं रखते हैं और खुद को एजियोर ड्रैगन स्कूल का शिष्य नहीं मानते हैं। हमें ऐसे लोगों से छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन सु मेई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं, झो जियुआन, तुम्हें मारना कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं तुम्हारे साथ मजा करूंगा, हे। उस बिंदु पर बोलते हुए झो जियुआन के चेहरे पर एक बेशर्म मुस्कान प्रकट हुई। तुम, ये शब्द सुनकर सु मेई का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया।
वह वास्तव में गुस्से में थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि झो जियुवान इतना बेशर्म होगा। जियुवान, ये बहुत अच्छा नहीं है ना? आखिरकार वह सू रो की बहन है। एक और मुख्य शिष्य बोला। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से सू मेई के शरीर को देख रही थी। हर कोई, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि सू रो हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल में है एक सुंदरी है। लेकिन उसे खुद पर बहुत गर्व है और हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। ये किस्मत है कि हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। लेकिन उसकी बहन सू मेई, चाहे वह दिखने में सुंदर हो या शरीर, वह सूरो से कम नहीं है। भविष्य में वह भी एक सुंदरी होगी। आज जब इतना अच्छा मौका है तो क्या तुम इस छोटी सी सुंदरी का स्वाद नहीं लेना चाहते? जो जियुवान ने सीधे तौर पर अपने विचार जोर से कहे। हाँ जियुवान, चूंकि तुमने पहले ही यह कह दिया है, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक पल की जवानी 1000 सोने के बराबर होती है। आखिरकार उनमें से एक ने अधीरता से चू फेंग और दूसरों की ओर खुद को जबरदस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। उस दृश्य को देखकर न केवल बाई टोंग और अन्य लोग, बल्कि सू मेई भी भौचक्की हो गई और असामान्य रूप से घबरा गई। 6 मुख्य शिष्य ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे बर्दाश्त कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 59 तीव्र युद्ध। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर तीव्र युद्ध पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 59 तीव्र युद्ध। वरिष्ठ जनों, आप सिर्फ आध्यात्मिक मोती चाहते हैं, है ना? क्या ये ठीक रहेगा अगर हम अपने पास मौजूद सभी आध्यात्मिक मोती आपको दे दें? नहीं, केवल आध्यात्मिक मोती ही नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है, हम तुम्हें दे देंगे। जो जियुवान और अन्य लोगों के करीब आते ही ड्रैगन और टाइगर भाइयों के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। उनके शरीर बेकाबू होकर कांपने लगे और उन्होंने अपने कॉस्मोस सेक्स भी निकाल लिए ताकि उन्हें दे सके। क्या मरना नहीं चाहते हो ना? कोई बात नहीं। जमीन पर घुटने टेको और अपना सिर 100 बार जमीन पर पटको, तब हम तुम्हारे 2 कुत्तों की जान माफ करने पर विचार करेंगे। जो जियुवान और अन्य लोग चू फैंग के करीब आ गए और उन दोनों को चिढ़ाने लगे। उस पल ड्रैगन और टाइगर भाइयों में वाकई कुछ हलचल हुई। जब उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव का सामना करना पड़ा, भले ही वे जानते थे कि घुटने टेकने और भीख मांगने के बाद वे सबसे अधिक संभावना से मर जाएंगे, फिर भी वे जीवन के लिए अंतिम संघर्ष करने की कोशिश करना चाहते थे। बाय लॉन्ग बाय हु, विंग्स एलायंस को शर्मिंदा मत करो। ये देखकर कि वे दोनों वास्तव में घुटने टेकने लगे, सू मेई गुस्से से चिल्लाई। लेकिन फिर भी वह उस घुटने को पूरी तरह से नहीं रोक पाए जो धीरे धीरे नीचे झुक रहा था और कमर जो आगे की ओर झुक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था। पुरुष होने के नाते आपके अंदर कुछ गरिमा होनी चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग वहां आया। ड्रैगन और टाइगर भाइयों पर नजर डालने के बाद वह उनके सामने चला गया। उसने अपनी निडर नजर 6 मुख्य शिष्यों की ओर डाली और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम सभी ने पहले ही मौत के लायक अपराध किया है? लड़के, तुम्हारा क्या मतलब है? उन शब्दों को सुनकर झो जियुवान और अन्य लोग जो पहले खुद पर गर्व कर रहे थे, वे खाली आंखों से देखने से खुद को रोक नहीं सके। चू फैंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने सू मेई के प्रति बुरे विचार रखने की हिम्मत की। यही अपराध है। फफफ। इससे पहले कि शब्द उनके कानों में प्रवेश करते, चू फैंग का शरीर हवा की तरह उड़ता हुआ तेजी से भागा। उसने पहल की और पहले 6 मुख्य शिष्यों पर हमला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी गति बहुत तेज थी। लगभग पलक झपकते ही वह 6 मुख्य शिष्यों के सामने पहुंच गया। उस परिवर्तन ने झो जियुवान और अन्य लोगों को भी चौंका दिया, जिनके पास दबाव वाली आभा थी। भ्रामक हथेली। चू फैंग ने रहस्यमय तकनीक के अनुसार घुमाया और फिर अपने हाथों से थपथपाया। हवा में भरी हथेली की छवियों ने आकाश को चीर दिया और धरती को ढक दिया और ऊपर से गूंज उठी। कोई नहीं जानता था कि कौन सी असली थी और कौन सी नकली। उसके पास इल्यूजनरी पाम को उस स्तर तक विकसित करने का कौशल है। लेकिन बेटा, तुम हमें कम आंक रहे हो। आज हम तुम्हें मुख्य शिष्यों और आंतरिक दरबारी शिष्यों के बीच का अंतर बताएंगे। चौंकना तो चौंकना ही था। आखिरकार मुख्य शिष्यों ने दुनिया का अनुभव किया था और बहुत जल्दी उन्होंने अपने विचारों को समायोजित किया।
रहस्यमय तकनीक को घुमाया, रैंक 3 कौशल का प्रदर्शन किया और चू फैंग के साथ वार करना शुरू कर दिया। लेकिन वह आदान प्रदान उतना महत्वपूर्ण नहीं था। जिस बात ने उन्हें एक बार फिर चौंकाया वह ये थी कि एक साधारण आंतरिक दरबारी शिष्य, एक साधारण छठे स्तर का व्यक्ति बिना हारे अकेले 6 लोगों को चुनौती दे सकता था। उनके लिए इसे स्वीकार करना काफी कठिन था, खास तौर पर उनके हमले। वे स्पष्ट रूप से उसकी पीठ की ओर हमला कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चू फैंग ने उसके पीछे आंखें उगाली हो। बिना देखे भी वह आसानी से उसे चकमा दे सकता था। इससे उन्हें लगा कि यह बहुत अजीब था। इस लड़के ने रहस्यमय तकनीकों में साधना की है। मैं लापरवाह नहीं हो सकता और मुझे उसे हराने और मारने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी, नहीं तो ये भविष्य में मुसीबतें खड़ी कर देगा। झो जियुआन, जो पहले चू फैंग से लड़ चुका था, जानता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उसके साथ बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने अपने रैंक 4 कौशल का इस्तेमाल किया। हु उसकी दोनों भुजाएं फैल गईं और एक के बाद एक तूफान उठने लगे। उसके शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी। अचानक उसने चू फैंग की ओर मुक्का मारा। वह मुक्का बहुत तेज था। यह बिजली की तरह था और भले ही वह चू फैंग था, वह इसे चकमा नहीं दे सकता था। मुक्के की शक्ति भी बहुत मजबूत थी। अगर उसे चोट लग जाती तो चू फैंग को ज्यादा किस्मत नहीं मिलती। ऐसा मत सोचो कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो रैंक 4 कौशल जानता है। लेकिन फिर भी चू फैंग को जरा भी डर नहीं लगा। उसकी एक हथेली मुट्ठी में बंध गई। बिजली की चमक के साथ उसकी अपनी मुट्ठी झो जियुआन की स्टील जैसी मुट्ठी से टकरा गई। धमाका। जब दो मुट्ठियां आपस में टकराईं, तो न सिर्फ कानों को चीर देने वाली आवाज पैदा हुई, बल्कि लहरें भी उठीं। जब वे दोनों पीछे हटे, तो बाकी 5 लोग भी कुछ कदम पीछे हट गए। 3 थंडर स्टाइल्स। ये लड़का वास्तव में हमारे एजियो ड्रैगन स्कूल के रैंक 4 कौशल का उपयोग कर सकता है। हमें मिलकर आज ही इस व्यक्ति को खत्म कर देना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस पल बाकी लोगों ने आखिरकार चू फैंग की ताकत को पहचान लिया और अब और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सभी ने अपने पूर्ण कौशल निकाले। 6 मजबूत रैंक 4 कौशल ने चू फैंग को घेर लिया और हमला किया। जी लाला, ये तथाकथित 2 मुट्ठियां 4 हाथों से नहीं लड़ सकती था। चू फैंग, जो आत्मा क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर था, आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर 6 लोगों के हमले का सामना करते समय थोड़ा वंचित था। उस स्थिति का सामना करते समय वह केवल 3 थंडर शैलियों में से पहली शैली का उपयोग कर सकता था। पूरी गति से उसने झो जियुआन और अन्य लोगों के हमलों को चकमा दिया। लेकिन जो लोग आंखें रखते थे वे बता सकते थे कि चू फैंग एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था। चू फैंग, मैं आकर तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक उसी समय सु मेई दृढ़ता से कूद पड़ी। उस समय उसके शरीर से जेड जैसी चमक निकल रही थी। हर हमला और हर शैली हवा को हिला देती थी। वह रैंक 4 कौशल भी जानती थी। मैं भी आऊंगा। उसके बाद बाइटोन भी युद्ध में कूद पड़ा। हालांकि वह रहस्यमय तकनीकों में साधना नहीं करता था, फिर भी वह रैंक 4 कौशल जानता था और वह इसका काफी कुशलता से उपयोग कर सकता था। हालांकि वे मुख्य शिष्य थे, लेकिन उनके पास केवल आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना थी। इसलिए सु मेई और बाइटोन के शामिल होने के बाद चू फैंग का दबाव वास्तव में कम हो गया। उस स्थिति में चू फैंग ने जवाबी हमला किया और झो जियुआन पर भयंकर हमलों की एक श्रृंखला भेजी। चू फैंग द्वारा दबाव डाले जाने के कारण मुख्य शिष्य झो जियुआन को धीरे धीरे पीछे धकेला गया और वह चू फैंग द्वारा पूरी तरह से दबाव में आ गया। धमाका। आखिरकार बिजली की चमक के साथ चू फैंग की मुट्ठी झो जियुआन की छाती पर आ गिरी। उस मुख्य शिष्य की छाती हिल गई और वह 50 फीट दूर उड़ गया। अपने सीने में दर्द महसूस करते हुए झो जियुआन ने दर्द से मुंह बनाया। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके पास ताकत नहीं थी। चू फैंग के एक ही हमले से वह बुरी तरह घायल हो गया। सबसे भयानक बात यह थी कि चू फैंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम पर उसका दिल एक बार जोर से कांप उठता था। ऐसा लग रहा था जैसे चू फैंग के कदम नहीं बल्कि मौत के देवता के कदम चल रहे हो। यह आदमी, वह इतना ताकतवर कैसे है? क्या वह इंसान भी है? झो जियुआन बेहद क्रोधित था। हालांकि वह जानता था कि चू फैंग शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक शक्तिशाली होगा। एक बनाम एक की स्थिति में वह उसे हरा नहीं पाएगा। खास तौर पर चू फैंग, जो अभी आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर की ताकत रखता है।
अगर चू फेंग उसके जैसा होता तो 8वें स्तर पर होने के कारण वह ये सोचने की हिम्मत भी नहीं करता कि चू फेंग कितना ताकतवर होगा। क्या वह मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई कर पाएगा? लेकिन उसी समय अचानक एक चीख सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो चू फैंग का चेहरा बदल गया। उसने देखा कि बाई टोन को एक मुख्य शिष्य ने बुरी तरह पीटा था। खून की एक बूंद उसके कपड़ों पर लाल हो गई। बाई टोन को बुरी तरह घायल होते देख सू मेई भी चौंक गई। ठीक उसी समय बाकी 5 लोग एक साथ आगे बढ़े और चारों तरफ से हमला करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 5 गंदे हाथ एक साथ सू मेई की तरफ बढ़े। जिस जगह पर वे हमला कर रहे थे वह सू मेई के शरीर पर वर्जित क्षेत्र था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 60 तीसरा थंडर स्टाइल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर थर्ड थंडर स्टाइल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 60 थर्ड थंडर स्टाइल। मरना। उस दृश्य को देखते हुए चू फैंग का चेहरा तुरंत बदल गया। वह उदास और अत्यंत ठंडा हो गया। उसने ऊपर देखते हुए फुफकार मारी और दहाड़ मारी, फिर उसके शरीर से बिजली की किरणें निकली। बिजली के सांप बाहर निकल आए और ऐसा लगा जैसे वे चू फैंग के शरीर के चारों ओर लिपट गए हो। वे उसकी इच्छा के अनुसार मुड़ गए और 5 बिजली के ड्रैगन बन गए। वे दहाड़ते हुए 5 मुख्य शिष्यों की ओर टूट पड़े। सब कुछ बिजली या चकमक पत्थर की चमक की तरह बहुत तेजी से हुआ। यहां तक कि सू मेई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी कि क्या हुआ। उसने महसूस किया कि अचानक उसकी आंखों के सामने वह प्रकाश से घिर गई और ऊर्जा की एक तेज लहर ने उसे कुछ मीटर पीछे धकेल दिया और वह जमीन पर गिर गई। जब उसने अपना सिर उठाया और देखा तो प्रकाश पहले ही लुप्त हो चुका था। लेकिन उनके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे घेरने वाले 5 मुख्य शिष्य सभी जमीन पर पड़े थे। उनके नीले वस्त्र पूरी तरह जल गए थे और उनका शरीर काला पड़ गया था। वे अब सांस नहीं ले पा रहे थे और उनके शरीर से चारकोल की गंध आ रही थी। वे बहुत ही भयानक तरीके से मरे। ये ठीक उसी समय जो जियुआन का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसका मुंह कांपना बंद नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई थी और उसने अविश्वास के स्वर में कहा, क्या वह 3 थंडर शैलियों की प्रसिद्ध तीसरी शैली थी? क्या 3 थंडर शैलियों में से तीसरी शैली? क्या ये वह शैली नहीं है जिसे केवल एजियो ड्रैगन संस्थापक ही जानता है? तो चू फैंग बस। जो जियुआन की बातें सुनकर सू मेई अपने होठों को ढकने से खुद को रोक नहीं पाए और उसकी आंखें लगातार चमक रही थीं। उसकी 2 लंबी भौहें भी थोड़ी सी हिल गईं, जो अतुलनीय आश्चर्य दिखा रही थी। बाइटोंग, ड्रैगन और टाइगर भाई, ये ताओजी, झांग टिंगजी और अन्य लोगों ने आश्चर्य में अपना मुंह चौड़ा कर लिया। चू फैंग ने वह शैली सीखी जो संस्थापक के अलावा कोई नहीं जानता था। यह एक बेहद चौंकाने वाली खबर थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस पल उन्हें लगा कि वे गलत थे। हालांकि वे एक के बाद एक बार चू फैंग की ताकत से हैरान थे और बार बार उसकी प्रतिभा की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन चू फैंग के बारे में उनकी राय बदलती रही। लेकिन इस बार उन्हें पता चला कि वे अभी भी चू फैंग को कम आंक रहे थे। वह युवक जो उन सभी से छोटा था, उसकी प्रतिभा उनकी कल्पना से भी परे थी। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और यह बात उनके दिमाग में चुभ गई, जिससे वे प्रशंसा में आहें भरने लगे। चू फैंग की अभिव्यक्ति में तब भी बहुत उतार चढ़ाव नहीं आया जब उसने एक हमले में 5 मुख्य शिष्यों का सफाया कर दिया। वह पहले से ही तीसरे थंडर स्टाइल को जानता था और आज उसने इसे इस्तेमाल करने का अवसर प्राप्त करने के लिए अपने क्रोध का इस्तेमाल किया। शक्ति के लिए यह उसकी उम्मीदों के भीतर था क्योंकि तीसरी शैली रैंक 5 कौशल की शैली के बराबर थी। टासू मेई के आसपास के खतरे को दूर करने के बाद वह मुड़ा और एक एक कदम करके जो जियुआन की ओर चला। तुमने मुख्य शिष्यों को मारने का साहस किया। तुम मर चुके हो। चू फैंग को देखते हुए जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जो जियुआन को पता था कि यह असंभव था कि वह उस आपदा से बच सके जिसमें वह था, इसलिए उसने माफी की भीख नहीं मांगी। बस अचानक चू फैंग ने अपनी एक हथेली बाहर निकाली। उसकी हथेली से एक मोटी बिजली निकली और जो जियुआन के बाएं पैर पर लगी। गर्मी के कारण होने वाले झुलसने वाले दर्द को महसूस करते हुए जो जियुआन भूत की तरह रोया। उसने अपने बाएं पैर को देखा। यह जला हुआ था और पूरी तरह से बेकार था।
तुम कमीने। आह, पहले तो वह गाली देना चाहता था, लेकिन जब एक और बिजली उसके दाहिने पैर में गिरी, तो वह फिर से दर्द से चिल्ला उठा। उसके बाद चू फैंग ने लगातार 2 बार तीसरी थंडर शैली का इस्तेमाल किया, जिससे झो जियुआन के चारों अंग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। दर्द से उसका चेहरा मुड़ गया और उसकी आंखें और नाक बहने लगी। चू फैंग, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, भले ही मैं भूत बन जाऊं। आखिरकार उसके सामने पहुंचे चू फैंग को देखते हुए झो जियुआन की निगाहें गुस्से से भर गईं। हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने दिया? चू फैंग अचानक हंसा और उसकी हंसी बहुत तेज थी। कोई नहीं जानता था कि वह किस बात पर हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी ने झो जियुआन को बेहद असहज महसूस कराया। याद रखो, कमजोर को मरने का भी अधिकार नहीं है। बस अचानक चू फैंग की उंगली से बिजली झो जियुआन के मुंह में चली गई। इसने झो जियुआन की जीभ को जला दिया और उसके मुंह को जला दिया। उसकी अतुलनीय दर्दनाक चीख गूंज उठी, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा और अंत में बेहोश हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस दृश्य को देखकर बाई टोंग और अन्य लोग मुंह में लार भरने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका गला रुंध गया और उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। चू फैंग के तरीके बहुत क्रूर थे। इतने क्रूर कि इससे उनके दिल ठंडे पड़ गए और उन्होंने मन ही मन कसम खा ली कि वे चू फैंग के दुश्मन नहीं बनेंगे। ऐसा दुश्मन होना बहुत डरावना था। जब चू फैंग की हरकतों के कारण सभी ने अपना पसीना पोंछ लिया, तो उसने अचानक अपना सिर घुमाया और एक चमकदार सूरज जैसी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि कितनी दूर जाना है। उनके शरीर पर आध्यात्मिक मोती अभी भी हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी मात्रा में इकट्ठा कर लिया है। लगभग 1200 मोती होने चाहिए, इसलिए सभी लोग जाकर उन्हें तोड़ लें। चू फैंग के शब्दों ने एक बार फिर सु मेई और अन्य लोगों को चौंका दिया। वह बिना देखे ही जान गया कि लोगों के पास कितने आध्यात्मिक मोती हैं। ये काफी प्रभावशाली था। चू फैंग की बात मानकर वे जले हुए शवों की तलाशी लेने गए। दरअसल उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक मोती अभी भी बचे हुए थे, लेकिन उनके ब्रह्मांड के थैले पहले ही नष्ट हो चुके थे। आध्यात्मिक मोतियों की संख्या वास्तव में लगभग 1200 थी। चू फैंग, हमने कुल 1380 आध्यात्मिक मोती एकत्र किए हैं। हमें इतने सारे मोती आपकी वजह से मिले हैं, इसलिए हम में से हर कोई 100 लेगा और शेष 680 आपको मिलेंगे। ये ताओजी ने अपने हाथ जोड़े और आध्यात्मिक मोतियों को चू फैंग के सामने लाया। चू फैंग के कॉस्मोस सेक पर प्रतीक घूमते रहे और उसने 600 आध्यात्मिक मोती एकत्र किए। शेष 80 के लिए उसने इसे सु मेई को दे दिया। तुम क्या कर रहे हो? सु मेई को समझ नहीं आया। ये उन चीजों के लिए है जो मुझे तुम्हें देनी है। चाहे वो आध्यात्मिक मन का हो जो तुमने मुझे पहले उधार दिया था, या कॉस्मोस सेक जो तुमने मुझे दिया था, मैं उन्हें मुफ्त में नहीं ले सकता। तुमने मुझसे इतनी स्पष्टता से इसकी गणना कर ली है। सु मेई थोड़ा नाखुश थी। इसे स्पष्ट रूप से गणना करना नहीं कहा जाता है, इसे एहसानों को जानना और उन्हें वापस करना कहा जाता है। यदि आप उन्हें नहीं लेते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चू फैंग ने जबरदस्ती आध्यात्मिक मोतियों को सु मेई के हाथों में थमा दिया। चू फैंग को इस तरह से देखते हुए सु मेई पहले तो उसे घूरती रही, लेकिन फिर उसने अपने होठों को मोड़ा और 80 आध्यात्मिक मोतियों को अपने कॉस्मोस सेक में डाल दिया। उस समय फसल बहुत बड़ी थी और यह उनकी कल्पना से भी परे थी। बेशक वे जानते थे कि उन्हें इतने सारे आध्यात्मिक मोती क्यों मिल पाए, इसका कारण सब चू फैंग था। अगर चू फैंग न होता तो उन्हें जीने का मौका भी नहीं मिलता। फिर जब लोगों का समूह खुशी और उत्साह से वापस लौट रहा था, तो चू फैंग जो पीछे था, उसने चट्टान के किनारे खड़े होकर अचानक पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? ये देखकर सु मेई दंग रह गई और तुरंत उसे कुछ समझ में आ गया। वह जल्दी से वापस भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्राचीन शहर में मेरा इंतजार करो, मैं वापस आकर तुम्हें खोजूंगा। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और एक धमाके के साथ पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। चाहे सु मेई ने उसे कितना भी पीटा हो, वह जरा भी नहीं हिला और फिर कभी नहीं खुला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।